नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग द प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? पशुपालक लोग, मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। नोमैड्स are people who do not live in one place but move from one area to another to earn their living। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के बारे में, जो घूम घूम कर अपने पशुओं को पालने वाले पशुपालक होते हैं उनके बारे में। ये लोग हमेशा एक जगह पे नहीं रुकते, हम ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चलते रहते हैं अपने जीवन का यापन करने के लिए। So in many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep or camels and cattle। तो हम बहुत सारे जो पेस्टोरलिस्ट को हमारे देश में देख सकते हैं, घूमने वाले जो होते हैं, वो अपने क्या करते हैं, जानवरों को लेकर के, जिसमें भेड़ बकरियां और ऊंट हो सकते हैं या कुछ भी दूसरे जानवर जैसे बफेलो भी हो सकता है, तो उनको लेकर के घूमते रहते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम? कभी आपने सोचा कि वो लोग आते कहाँ से हैं? वेयर दे आर हेडेड, जाते कहाँ को हैं, रहते कहाँ हैं? डू यू थिंक नाउ हाउ दे लिव एंड अर्न? क्या आपने कभी सोचा कि कैसे वो रहते हैं और कैसे वो पैसा कमाते हैं? व्हाट देयर पास्ट हैज़ बीन, और उनका जो इतिहास है वो क्या है? पेस्टोरलिस्ट रेयरली एंटर द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। देखो, ऐसा बहुत कम होता है कि जो पशुपालक लोग हैं उनके बारे में इतिहास की किताबों में देखने को मिले। व्हेन यू रीड अबाउट द इकोनॉमी, वेदर इन योर क्लासेस ऑफ द हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, यू लर्न अबाउट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। जब आप लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं? इकोनॉमी के बारे में लिखते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं, या एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, खेती बाड़ी के बारे में। इकोनॉमी होता है अर्थव्यवस्था, और खेती बाड़ी के बारे में, या फिर आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी तो हम किसके बारे में, आर्टिजन, जो लोग कलाकार होंगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, अलग अलग आर्टिस्ट फॉर्म्स या बहुत अलग चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी पेस्टोरल सोसाइटी या पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ें। एज इफ देयर लाइव्स डू नॉट मैटर, ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। एज इफ दे आर फिगर्स फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन द सोसाइटी, ऐसा भी एहसास होता है कि मानो वो कई पुराने इतिहास की कुछ बातें हैं या कहानियों के रूप में मानी जा सकती हैं, जिनका कोई हमारे इस मॉडर्न यानी आधुनिक समाज में कोई जगह ही नहीं। In this chapter, you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa। इस चैप्टर में आप देखोगे कि कैसे पेस्टोरलिज्म यानी कि कैसे पशुपालन जो है एक इम्पॉर्टेंट काम बन गया है मॉडर्न सोसाइटीज़ का, जैसे भारत और इंडिया में। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे कि जो पेस्टोरलिज्म है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे, जैसे अफ्रीका और इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन माना जाता है, काम करते हैं लोग हमारे भारत के भी और अफ्रीका के भी। यू विल रीड अबाउट द वे colonialism impacted their lives। हम आप लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो colonialism है उसने इनके जीवन पे प्रभाव डाला, एंड हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, और उन्हें खुद को कैसे ढाला प्रेशर के साथ जो मॉडर्न सोसाइटी का, आधुनिक समाज का उनके ऊपर है, उसके साथ। द चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। पहले हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, वहाँ के ट्राइब्स के बारे में, देन अफ्रीका के ट्राइब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब कॉलोनियलिज्म क्या होता है वो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। कॉलोनिया होता है कॉलोनी, किसी जगह को बनाना पहले, फिर क्या है, वहाँ की इकोनॉमी एंड पॉलिटी को अपने तरीके से इस्तेमाल करना और इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। अब आता है पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। पेस्टोरल कौन होते हैं? पशुपालक। नोमैड्स होते हैं घूमने फिरने वाले, और उनके मूवमेंट्स, उनके बारे में। इन द माउंटेन्स, पहले पढ़ते हैं हम पहाड़ों के बारे में। इवन टुडे द गुज्जर बकरवाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। आज भी हम देखते हैं कि जो गुज्जर और बकरवाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो क्या हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, भेड़ और बकरियों को पालते हैं, उनके साथ ये पेस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पास्चर फॉर देयर एनिमल्स। बहुत सारे गुज्जर एंड बकरवाल जो हैं वो यहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि आ जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगहों से 19th सेंचुरी के दौरान। वो अपने जो जानवर हैं उनके लिए पास्चर यानी कि चरागाहों की तलाश में, कि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए।
19th सेंचुरी के दौरान में ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ग्रेजुअली ओवर द डिकेड्स दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन द एरिया एंड मूव्ड एनुअली बिटवीन द समर एंड द विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ पे अपनी जगह बना ली और दशकों के बाद वो क्या करते हैं, अभी एनुअल मूवमेंट करते हैं, जैसे एनुअली मूव करते रहते हैं समर और विंटर। ठीक है, विंटर प्लेसेस में, विंटर में ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, और समर में कहाँ रहते हैं, माउंटेनियस एरिया में रहते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका मूवमेंट होता है। In winter, when the high mountains are covered with snow, they lived with their herds in the low hills of the Shivalik रेंज। शिवालिक जो है हिमालय की आउटर रेंज है, जहाँ पे ज़्यादातर प्लेन एरिया है, तो जब भी स्नो पड़ता है पहाड़ों पे तो ये नीचे इस एरिया में आ जाते हैं। द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइडेड पास्चर फॉर देयर हर्ड्स बाय। अब जो यहाँ के जो स्क्रब फॉरेस्ट हैं प्लेन्स के, ये क्या करते हैं, खाने के लिए जो है या चरागाह का काम करते हैं इन लोगों के पशुओं के लिए। बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे बिगैन देयर नॉर्थर्न मार्च फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड। तो अप्रैल खत्म होते होते ये लोग क्या करते हैं, नॉर्थ की तरफ अपना मार्च शुरू कर देते हैं। देखो आप, ये माउंटेन, इधर है माउंटेन नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे है प्लेन। ठीक है, यहाँ से ये मूवमेंट करते हैं, अप्रैल एंड से माउंटेन की तरफ नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो जाता है इनका। सेवरल हाउस होल्ड केम टूगेदर फॉर दिस जर्नी। बहुत सारे जो घर हैं, बहुत सारे गुज्जर बकरवाल इकट्ठे होकर के क्या करते हैं, मूवमेंट करना शुरू करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज काफिला। जब ये इकट्ठे चलते हैं इसे बोलते हैं काफिला, ग्रुप जिसको बोलते हैं। दे क्रॉस द पीर पंजाल पासेस एंड एंटर द वैली ऑफ कश्मीर। ये पीर पंजाल पास को क्रॉस करते हैं, जो कश्मीर और जम्मू के बीच की बाउंड्री है, तो उसके बाद ये कश्मीर की वैली में एंटर हो जाते हैं। With the onset of the summer, the snow melted and mountainside were lush green। जैसे ही समर आ जाता है तो उस समय क्या हो जाता है कि बर्फ पिघल जाती है और जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे बहुत ही हरियाली देखने को मिलती है, सुंदर सुंदर घास उग जाती है, अलग अलग वेराइटी ऑफ ग्रासेस जो हैं वहाँ पे, एंड स्प्राउटेड प्रोवाइडेड रिच न्यूट्रिशियस फॉरेज फॉर द एनिमल हर्ड्स। तो इस तरह से अलग अलग जो अंकुरित हुई वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, घास है, उससे उनको जानवरों को चारा मिल जाता है। ठीक है, फॉरेज मिल जाता है खाने के लिए, और काफ़ी वो हेल्दी होता है जानवरों के लिए। बाय एंड सितंबर द बकरवाल वर ऑन द मूव अगेन, दिस टाइम ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी। और सितंबर खत्म होते होते जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो बकरवाल दोबारा से मूवमेंट करते हैं, ये अब नीचे की तरफ आते हैं, प्लेन की तरफ आते हैं, बैक टू देयर विंटर बेस। अब जहाँ सर्दियों में ये बैठते हैं वहाँ के लिए आ जाते हैं। व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, द हर्ड्स वर ग्रेस इन द लो हिल्स। जब भी माउंटेन्स में क्या होता है, बर्फ पड़ जाती है, वो बर्फ से घिर जाते हैं, तो ये लोग आ जाते हैं नीचे एरिया में। In a different area of mountains, the Gaddi shepherds of Himachal Pradesh had a similar cycle of seasonal movement। अलग अलग एरिया की बात करते हैं हम, जैसे अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कौन है, ज़्यादातर गद्दी लोग होते हैं, ये शेफर्ड होते हैं, यानी भेड़ों को चराने वाले होते हैं ज़्यादातर। तो ये भी सेम ही साइकिल मूवमेंट का जो है फॉलो करते हैं, प्लेन और पहाड़ की तरफ समय समय पे अपना मूवमेंट जो है बदलते रहते हैं ये लोग। They too spent their winter in the low hills of Shivalik range, grazing their flocks in scrub forest। ये भी सर्दियों का समय जो है नीचे वाले पोर्शन में, प्लेन एरिया में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ उस वहाँ पे बिताते हैं। By April they move north and spend the समर इन लाहौल स्पीति। अप्रैल के टाइम में ये नॉर्थ की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ये लाहौल स्पीति में जाकर के अपना समय व्यतीत करते हैं। व्हेन द स्नो मेल्टेड एंड द हाई पासेस वर क्लियर, पासेस जो है क्लियर हो जाते हैं। मेनी ऑफ देम मूव्ड ऑन अ हायर माउंटेन, बहुत सारे लोग इनमें से क्या करते हैं, अक्सर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ मूवमेंट कर देते हैं। मिडोज वहाँ पे अच्छी खासी होती है और यहाँ पे जाके अपने पशुओं को चराते हैं। अब सोर्स को देखते हैं हम, सोर्स हमें क्या बता रहा है। राइटिंग इन द 1850s, जीसी बर्नीस गिव्स द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुज्जर्स ऑफ कांगड़ा। तो 1850 में जीसी बर्नीस नाम के राइटर हैं जिन्होंने लिखा है गुज्जर कांगड़ा के बारे में। इन द हिल्स गुज्जर्स आर एक्सक्लूसिवली अ पेस्टोरल ट्राइब, दे कल्टिवेट स्कार्सली एट ऑल। मतलब जो ये पहाड़ी पेस्टोरल ट्राइब होते हैं ना गुज्जर जैसे, ये खेती बाड़ी नहीं करते, बहुत कम होता है ऐसा कि ये खेती बाड़ी करें। द गद्दीज की फ्लॉक्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स एंड द गुज्जर वेल्थ कंसिस्ट ऑफ बफेलोज। अब गद्दीज के पास ज़्यादातर भेड़ बकरियां ही होती हैं, लेकिन गुज्जर ये भैंसे भी रखते हैं। दीज पीपल लिव इन द स्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, ये जंगलों के आसपास रहते हैं, उनकी बाउंड्रीज के पास ही रहते हैं। एंड maintain their existence exclusively by the sale of the milk, ghee and other produce of their herds। और अपने जीवन को चलाते कैसे हैं, ये घी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, और दूसरे जो घी दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बेचते हैं।
ठीक है। द मैन ग्रेज द कैटल, आदमी लोग जो है पशुओं को चराते हैं, एंड फ्रिक्वेंटली लाई आउट फॉर वीक्स इन द वुड्स टेंडिंग देयर हर्ड्स। तो ये अक्सर कहाँ जाते हैं, हफ्तों हफ्तों तक जंगलों में चले जाते हैं जहाँ पे अपने पशुओं को चराते हैं ये। द वुमेन रिपेयर to the markets every morning with baskets on their heads with little earthen pots filled with milk। तो औरतें जो है वो क्या करती हैं, मार्केट में जाती हैं सुबह सुबह अपने सिर पे जो टोकरियां उठा करके, और वो वहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे अर्दन पॉट मिट्टी के बर्तनों में दूध भर के, बटर मिल्क होता है उसको भर के, फिर उसके बाद घी भर के, ये हर एक जो पॉट होता है ना, इसमें कितना पोर्शन होता है जो एक दिन के खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, उतना होता है ये डाल के ले जाती हैं। ड्यूरिंग द हॉट वेदर द गुज्जर्स यूजुअली ड्राइव देयर हर्ड्स टू द अपर रेंजेस। तो जब भी गर्मी का मौसम होता है ना, तभी ये पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं गुज्जर लोग। वेयर द बफेलोस रिजॉइस इन द रिच ग्रास विच द रेन्स ब्रिंग फोर्थ, एंड एट द सेम टाइम अटेन कंडीशन फ्रॉम द टेम्परेट क्लाइमेट एंड द इम्यूनिटी फ्रॉम venomous flies that torment their existence in the plains। तो ऐसे में ये पहाड़ों में जब चले जाते हैं तो इनकी जो भैंसें हैं वो ठीक ठाक से अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने में सफल रहती हैं, क्योंकि गर्मियों में जो है मक्खियाँ और मच्छर प्लेन एरिया में भैंसों को अक्सर उनका जीना मुश्किल कर देती हैं, जिससे ये लोग बच जाते हैं और इनकी जो भैंसें हैं उनकी इम्यूनिटी, उनकी ताकत मेंटेन रहती है और वो हेल्दी रहती हैं। अब देखो, बाय सितंबर दे बिगैन देयर रिटर्न मूवमेंट। सितंबर जैसे ही होता है वो ये वापस प्लेन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहुल एंड स्पीति, रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप। अब जो ये लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, लाहुल और स्पीति में समर में जो उगाया हुआ फसल है वो विंटर में काट के, और विंटर का फसल जो है उसको बोना शुरू कर देते हैं। देन दे डिसेंडेड विद देयर फ्लोक्स टू देयर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड ऑन द शिवालिक हिल्स। तो उसके बाद ये लोग वापस आना शुरू हो जाते हैं कहाँ, नीचे की तरफ, शिवालिक हिल्स की तरफ। नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगैन देयर मार्च विद देयर गोट्स एंड शीप्स टू द समर मीडोज। तो दोबारा से अगली अप्रैल में ये फिर से अपनी समर मीडो की तरफ चल पड़ते हैं। मीडो होता है चरागाह जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। भाबर क्या है, न्यू वर्ड है यहाँ पे हमारे पास, आप देख सकते हैं। ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुटहिल ऑफ द गढ़वाल एंड कुमाऊं। ये जो ड्राई सूखा फॉरेस्टेड एरिया है ना, जो गढ़वाल कुमाऊं उत्तराखंड के पहाड़ी रेंजेस हैं उनके नीचे वाला पोर्शन जो है उसको भाबर बोलते हैं। एंड बुग्याल जो है वास्ट मेडोज इन द हाई माउंटेन्स, इनको बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी चरागाहें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में हैं उसे बोलते हैं बुग्याल। Further on the east, in Garhwal and Kumaon, the Gujjar cattle herders came down to the dry forests of the Bhabur in the winter। अब इसके बाद ईस्ट की तरफ घड़वाल और कुमाऊं में क्या होता है, गुज्जर कैटल हर्डर जो है नीचे वहां से आते हैं ड्राई फॉरेस्ट में, जिनको क्या बोलते हैं, भाबर। विंटर का टाइम है ये, तब आ जाते हैं। एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज द बुग्याल्स इन द समर, और ऊपर चले जाते हैं बुग्याल्स, बड़ी ऊंची जो माउंटेन चरागाहें हैं वहां पे चले जाते हैं समर में। Many of them were originally from Jammu and Kashmir to the UP hills in the 19th century in search of good pasture। ये ज़्यादातर लोग कहाँ से थे, ये जम्मू एंड कश्मीर से थे, और क्या करते थे, कहाँ चले गए, यूपी हिल्स में। 19th सेंचुरी में किसकी खोज में जाते हैं ये, जहाँ पे उनके पशुओं को अच्छी चरागाहें मिले, उस खोज में ये वहाँ चले जाते हैं। दिस पैटर्न ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर पास्चर्स वॉज टिपिकल ऑफ ऑल पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ द हिमालयाज। ये जो पैटर्न था ना, ये ज़्यादातर सभी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं हिमालयाज की, उन सबका रहा है, जितनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग द भूतियाज, शेरपाज एंड किन्नौरीज। भूतियाज हो गए, शेरपाज हो गए, किन्नौरीज हो गए, ये जो कम्युनिटीज़ है ना, यहाँ पे ये मूवमेंट करती रहती थी। ये सभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू द सीजनल चेंजेस एंड मेक इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल पास्चर्स इन डिफरेंट प्लेसेस। इन लोगों को, इन सबको क्या करना होता था, सीजनल चेंजेस के साथ एडजस्ट करना होता था, खुद को ढालना होता था, और अच्छे से इस्तेमाल करना होता था किसका, जो उनकी पास्चर उनको वहाँ पे मिलती थी, यानी चारागाहें जो मिलती थी उनका। When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flocks to new areas। जब भी एक चरागाह खराब हो जाती थी एक जगह पे, वहाँ पे अब खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये दूसरी जगह अपने जानवरों को लेकर, उनके झुंड को लेकर के चले जाते थे ताकि उन्हें खाना मिलता रहे। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑल्सो अलाउड द पास्चर टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवर यूज। तो ये जो मूवमेंट रहता था इनका, इससे जो चरागाहें थी जहाँ पशुओं को चराया जाता है, वो वहाँ पे क्या रहता था कि वो रिकवर कर जाते थे। अगर उस एक जगह पे छोड़ के चले जाते थे वो, तो वहां पे घास उग जाती थी उतनी देर में, जितनी देर में उनको वापस आना होता था, और दूसरी जगह इस्तेमाल करते थे तब तक जब तक वहां क्या होता था, उग नहीं जाता घास। तो ऐसे में ओवर यूज नहीं होता था, और साथ में क्या नहीं होता था,
कि जो पास्चर है वो ख़राब नहीं होते थे, वो मेंटेन रहते थे। ऑन द प्लेट्यू प्लेन एंड डेजर्ट्स, हमने पहाड़ों की बात की, अब हम करेंगे पठारों की बात, फिर प्लेन्स की बात, फिर करेंगे डेजर्ट्स की बात यहाँ पे भी तो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं। नॉट ऑल पेस्टोरलिस्ट्स ऑपरेटेड इन द माउंटेन, सारे ही जितने भी जो पशुपालक हैं सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे। दे वर ऑल्सो टू बी फाउंड इन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डेजर्ट्स ऑफ इंडिया, उन वो कहाँ कहाँ पे मिलते थे? पठारों में, मैदानों में, और जो डेजर्ट्स होते थे यानी कि जो रेगिस्तान होते थे वहाँ पे भी देखने को मिलते थे। ढांगर्स वर एन इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक पशुपालक कम्युनिटी है जिनका नाम क्या है? ढांगर। इन the early 20th century their population in this region was estimated to be 467,000 more। जो अर्ली 20th सेंचुरी का दौर था तब इन लोगों की पॉपुलेशन वहाँ पे 467,000 थी। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से क्या थे? वर शेफर्स, ज़्यादातर क्या थे? कृषक, पशुपालक थे। पशुओं में भी कौन से पशु? भेड़ें। सम वर ब्लैंकेट वीवर्स, कुछ लोग क्या करते थे? चादरें बुनते थे, रजाइयाँ बुनते थे। एंड स्टिल अदर्स वर बफेलो हर्डर्स, और कुछ उनमें से भैंसों के पालन भी करते थे। द ढांगर शेफर्स स्टेड इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून, जो ढांगर लोग होते थे ना, चरवाहे जो होते थे, वो महाराष्ट्र का जो सेंटर का प्लेट्यू है, अगर साउथ इंडिया की बात करें ऐसे तो यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र है तो इस एरिया में सेंट्रल प्लेट्यू में ही ये ज़्यादातर रहते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं मानसून के समय में। लेकिन दिस वॉज अ सेमी एरिड रीजन विद लो रेनफॉल एंड पोर सॉइल, यहाँ पे क्यों रहते थे? यहाँ इनको पशु पालन करना क्यों था? क्योंकि ये सेमी एरिड एरिया था, यहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती थी, कम बारिश होती थी, और अच्छी मिट्टी भी नहीं थी। इट वॉज कवर्ड विद थॉर्नी स्क्रब, यहाँ पे ज़्यादातर कंटीली झाड़ियाँ थी। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हियर, कुड भी नहीं होता था यहाँ पे, लेकिन सिर्फ एक सूखी फसल जिसको हम बोल सकते हैं बाजरा, वो यहाँ पे उगती थी। इन द मानसून दिस ट्रैक बिकेम अ वास्ट रेजिंग ग्राउंड फॉर द ढांगर फ्लॉक्स, तो मानसून के समय में ये जो ट्रैक होता था ना, ये बन जाता था पशुओं को, भेड़ों को चराने के लिए एक अच्छा एरिया। By October, the Dhangars हार्वेस्टेड देयर बाजरा एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट। देखो यहाँ पे होती फसल कोई नहीं थी, लेकिन बाजरा होता था। अक्टूबर तक ये लोग अपना बाजरा जो है इकट्ठा कर लेते थे, काट लेते थे, उसके बाद ये मूव शुरू कर देते हैं वेस्ट की तरफ। आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ दे रीच्ड द कोंकण, अब कोंकण कोस्ट में एक मंथ का मार्च करते हैं। अगर फिर से वापस हम वही बनाते हैं, ये महाराष्ट्र है, अगर यहाँ पे सेंट्रल प्लेट्यू में ये हैं, उसके बाद ये वेस्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं, और ये जो एरिया है, ये जो कोस्टल एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ की तरफ चल पड़ते हैं ये। फिर उसके बाद आफ्टर अ मार्च, जो एक महीने का मार्च करने के बाद ये वहाँ पहुँच जाते हैं। दिस वॉज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल, ये एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चरल ट्रैक था जहाँ पे काफ़ी बारिश होती थी और साथ में सॉइल भी अच्छी थी यहाँ की। हियर द शेफर्ड्स वर वेलकम्ड बाय द कोंकणी पीजेंट्स, यहाँ पे ये जो शेफर्ड्स जाते थे इनका काफ़ी स्वागत होता था, किसके द्वारा? कोंकण के किसानों के द्वारा। आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट वॉज कट एट दिस टाइम, जो खरीफ में गर्मियों में उगाई जाने वाली फसल है वो काट दी जाती थी इस समय। द फील्ड हैड टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर द राबी हार्वेस्ट, अब यहाँ पे खेतों को क्या करना होता था कि उनको दोबारा से उपजाऊ बनाना होता था और साथ में तैयार करना होता था सर्दी की क्रॉप के लिए, सर्दी की फसल के लिए तैयार करना होता था उन्हें। राबी सर्दी में और खरीफ जो है गर्मियों में लगाई जाने वाली फसल होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देखोगे, खरीफ जो है ऑटम क्रॉप मानी जाती है, यूजुअली हार्वेस्ट करते हैं हम सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो राबी का जो है ये स्प्रिंग क्रॉप बोली जाती है, क्योंकि इसका हार्वेस्ट मार्च में होता है। नवंबर ऑनवर्ड्स इसको लगाना शुरू कर देते हैं, और इस मौसम में इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। अब स्टबल क्या होता है? लोअर एंड ऑफ ग्रेन स्टार्क्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्ट, जैसे मानो ये फसल है आपकी और ये इसका फसल के ऊपर जो है दाने वगैरह बने हैं, तो जब हम ये फसल काट लेंगे, दाने इसके हम इकट्ठे कर लेंगे, तो ये जो यहाँ से हमने काट ली, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम स्टबल बोलते हैं। ठीक है, तो the Konkani peasants also gave supplies of rice which the shepherds took back to the plateau where grain was scarce। तो कोंकणी लोग किसान जो होते थे वो शेफर्ड लोगों को क्या देते थे? अनाज देते थे, जिसमें चावल होते थे, और ये लोग लेके जाते थे कहाँ पे? जहाँ उनको प्लेट्यू पे रहना होता था, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल महाराष्ट्र में, वहाँ पे क्योंकि अनाज बहुत मुश्किल होता था मिलना। With the onset of the monsoon, the Dhangars left the Konkan and the
coastal areas with their flocks and return to their settlements on the dry plateau। फिर अपना समय पूरा होते ही, मानसून खत्म होते ही ये लोग क्या करते हैं, वापस अपने सेंट्रल माउंटेन प्लेट्यू की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे ये पहले थे। द शीप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशन। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जो भेड़ होती है वो ज़्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं करती। इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, हमने पढ़ लिया महाराष्ट्र के बारे में, यहाँ के लोग पेस्टोरल जो थे कैसे थे। अब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखते हैं, द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू वॉज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास। जो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू था ना, वो किससे कवर होता था? स्टोन एंड ग्रास, इनहेबिटेड बाय कैटल, गोट एंड द शीप हर्डर्स। यहाँ पे पशु रहते थे, बकरियां, भेड़ें, और ये लोग रहते थे। द गोलाज हर्डर्ड कैटल। गोला एक ट्राइब है, वो लोग क्या करते थे? पशु पालते थे। द कुरुमास एंड कुरुबास reared sheep and goats and sold woven blankets। अब कुरुमास और कुरुबास भी ट्राइबल लोग हैं। ये लोग क्या करते थे? शीप्स को पालते थे और बकरियों को भी पालते थे। क्या करते थे? ब्लैंकेट पालते थे, चादरें बनाते थे ये लोग इनकी ऊन से, और उनको बेचते थे। दे लिव्ड नियर द वुड्स, कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ये जंगलों के आसपास रहते थे और छोटे छोटे जमीन के हिस्सों पे खेती बाड़ी भी करते थे। इंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ पेटी ट्रेड्स एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्ड्स। ये छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे व्यापारों में इंगेज रहा करते थे और साथ में अपने पशुओं का भी ध्यान रखते थे। अनलाइक द माउंटेन पेस्टोरलिस्ट, इट वॉज नॉट द कोल्ड एंड द स्नो दैट डिफाइंड द सीजनल रिदम ऑफ देयर मूवमेंट। अब पहाड़ों में ऐसा होता है कि सर्दियों में चले जाओ आप प्लेन एरिया में और गर्मियों में चले जाओ माउंटेन एरिया में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये लोग, इनका मूवमेंट अलग चीजों पे डिपेंड करता है। रादर इट वॉज द अल्टरेशन ऑफ द मॉनसून एंड ड्राई सीजन। और यहाँ पे बारिश का मौसम बताता है कि मूवमेंट कहाँ से कब कैसे होनी है। यहाँ पे सर्दी गर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इन द ड्राई सीजन दे मूव्ड टू द कोस्टल ट्रैक्ट्स। जब मौसम ड्राई होता था, सूखा मौसम होता था, ये कोस्टल एरिया में चले जाते थे। एंड लेफ्ट व्हेन द रेन्स कम, और तब जो कोस्टल एरिया को छोड़ते थे जब वहाँ पे बारिशें आना शुरू हो जाती थी। ओनली बफेलोज लाइक्ड द स्वैम्पी वेट कंडीशन ऑफ कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द मानसून मंथ। सिर्फ बफेलो जो है, भैंस जो है, उसे अच्छा लगता है मानसून का गीला गीला जो कीचड़ वाला मौसम। बाकी अदर हर्ड्स हैड टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेट्यू एट दिस टाइम। दूसरे जो भेड़ बकरियों वाले लोग हैं, उन्हें सूखी जगहों पे जाना पड़ता था जैसे मानसून आता था। बंजारास वर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स। बंजारास भी एक बहुत ही जाना माना ग्रुप है। आपने सुना होगा, बंजारे घूमते हैं, सामान बेचते हैं, व्यापार करते हैं, ये उन्हीं में से लोग हैं। दे वर टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। होते कौन कौन से एरिया में है ये? इंटरेस्टिंगली उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन एरियाज में बंजारा को देखा जाता है। इन सर्च ऑफ गुड पास्चर लैंड फॉर देयर कैटल। ये किसकी खोज में रहते हैं? अच्छे अपने चरागाहों की खोज में अपने जानवरों के लिए। दे मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और ये बहुत लंबे लंबे सफर तय करते थे इसके लिए। सेलिंग फ्लो कैटल एंड अदर गुड्स टू द विलेजेस इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन एंड फॉडर्स। ये बेचते क्या है? ज़्यादातर प्लो बनाते थे, अपने जानवरों को बेचते थे, और दूसरी ऐसी चीज़ें जो जिनके बदले में ये लोग क्या करते थे? फसलें लेते, अनाज लेते थे, और साथ में अपने जानवरों के लिए चारा भी लेते थे लोगों से, गाँव के। अब सोर्स बी क्या कह रहा है? द अकाउंट ऑफ मेनी ट्रेवलर्स टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ पेस्टोरल ग्रुप्स। जो बहुत सारे ट्रेवलर्स ने लिखी हैं कहानियाँ, उनमें उन्होंने बहुत सारे जो पशुपालक ग्रुप हैं उनके बारे में बात की हुई हैं। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, लगभग शुरुआत की जो 19th सेंचुरी का दौर था, बुच्चानन विजिटेड द गोलास ड्यूरिंग दिस ट्रेवल थ्रू मैसूर। अब बुचानन किसके पास जाता है? गोला ट्राइब है, उनके पास जाता है जब वो मैसूर की तरफ जा रहा होता है, उसका ट्रेवल उस तरफ था। उसने लिखा, देयर फैमिलीज लिव इन स्मॉल विलेजेस नियर द स्कर्ट्स ऑफ द वुड्स। उनके जो परिवार होते थे ना, गोला लोगों के, वो छोटे छोटे गाँव में रहते थे, जंगल के आसपास, ठीक है, जंगल की बाउंड्रीज के आसपास होते थे। वेयर दे कल्टिवेटेड लिटिल ग्राउंड, और छोटे छोटे ग्राउंड पे वो खेती भी करते थे। एंड कीप सम ऑफ देयर कैटल, कुछ जानवरों को रखते थे। सेलिंग इन द टाउन्स एंड प्रोड्यूस ऑफ द डेयरी, और वो क्या करते थे? कस्बों में जाके बेचते थे अपना जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे, जितना प्रोड्यूस करते थे वो, जिसमें दूध की बेचते थे ये। देयर फैमिलीज आर वेरी न्यूमरस, उनके परिवार बहुत ज़्यादा होते थे। 7 to 8 यंग मैन इन ईच बीइंग कॉमन। हर परिवार में छोटे छोटे 7-8 लोग होना, जवान 7-8 लोग होना कॉमन बात होती थी। 2 or 3 ऑफ दीज अटेंडेड द फ्लॉक्स इन द वुड्स। तो 2-3 को कहाँ लगाया जाता था? जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए लगाया जाता था। वाइल द रिमाइंडर्स कल्टिवेट देयर फील्ड्स। कुछ जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे? खेतों में काम किया करते थे। एंड सप्लाई द टाउन विद फायरवुड। और फिर जो लोग और दूसरे हैं वो क्या करेंगे?
लोगों को कस्बे में आग जलाने की लकड़ी बेचते थे, एंड विद स्ट्रॉ फॉर थैच, छत के लिए कुछ स्ट्रॉस भी बेचा करते थे, लकड़ियां भी बेचा करते थे। तो इस तरह से एक छोटा सा नोट हमें मिलता है इनके काम के बारे में। इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान लिव्ड द राइकास। अब हम राजस्थान की अगर बात करें, वहां के रेगिस्तान में राइका नाम का ट्राइब रहा करता था। द रेनफॉल इन दिस रीजन वॉज मीगर एंड अनसर्टन। देखो, राजस्थान सबसे कम बारिश वाला एरिया है था, और इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि बारिश का कोई पता नहीं है, होगी या फिर होगी तो कोई पता नहीं कब होगी। ऑन कल्टिवेटेड लैंड्स हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर। तो इस वजह से यहाँ पे अगर खेती बाड़ी होती थी तो जितना उनको फसलें होनी है उसका जो हमेशा दर रहती थी, फ्लक्चुएट होती थी, ऊपर नीचे होती रहती थी, पता नहीं होता था कि कब कितना होगा, अनाज कितना होगा, होगा या नहीं होगा। ओवर वास्ट स्ट्रेचेस नो क्रॉप कुड बी ग्रोन। जो वास्ट स्ट्रेचेस होते थे ना, बड़े बड़े वास्ट स्ट्रेचेस, जैसे वहाँ रेगिस्तान है, काफी खुले रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ पे होता कुछ नहीं है ना। सो द राइकास कंबाइन कल्टीवेशन विद पेस्टोरलिज्म। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, खेती बाड़ी के साथ साथ उन्होंने पशुपालन का काम भी करना शुरू किया। ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून का समय आता है, द राइकास ऑफ बरमेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर स्टेड इन देयर होम विलेजेस। तो ये जो राइकास थे, बरमेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के, वो अपने अपने गांव में रहा करते थे, जहाँ के वो अक्सर हुआ करते थे। वेयर पास्चर वाज अवेलेबल, और वहाँ पे उनके पशुओं के लिए चरागाह भी हुआ करती थी। बाय अक्टूबर व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ड्राई एंड एग्जॉस्टेड, अक्टूबर तक जो ये चरागाहें होती थी, खत्म हो जाती थी, इनकी घास खत्म हो जाती थी, फिर क्या करते थे वो लोग, दे मूव्ड आउट इन सर्च ऑफ अदर पास्चर एंड वाटर। फिर ये बाहर चले जाते थे दूसरी चरागाहों की तलाश में और पानी की तलाश में, एंड रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून, और वापस फिर अपनी जगह पे ये दूसरे मानसून के मौसम में, यानी बरसात के मौसम में आ जाया करते थे। वन ग्रुप ऑफ राइकास नोन एज द मारू डेजर्ट राइकास, एक ग्रुप को, राइकास के एक ग्रुप को बोलते थे मारू, डेजर्ट में होते थे जो। तो राइकास हर्डेड कैमल एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शिप्स एंड गोट्स। एक होता था जो क्या करते थे, कैमल पालते थे, और दूसरा ग्रुप क्या करते थे, शीप और गोट का पालन पोषण किया करते थे। ये देखो, ये राजस्थान का जो है एरिया है जहाँ पे पेस्टोरल लोग अपने जैसे ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, कैसे करते हैं। So we see that the life of these pastoral group was sustained by a careful consideration of the host of फैक्टर्स। तो हम देख सकते हैं कि जो ये पशुपालक लोग थे, इनका जीवन जो था बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक अपने जो सिलेक्शन किया करते थे ये चीज़ों का, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ क्या करना है। दे हैड टू जज हाउ लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे इन वन एरिया। उनको ये ध्यान देना होता था कि एक जगह पे उनका ग्रुप जो है वो कितनी देर तक रुक सकता है, एंड नाउ वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड पास्चर, और उन्हें कहाँ पानी मिलेगा और कहाँ पे चरागाहें भी मिलेंगी। दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट, और उन्हें अपने मूवमेंट का, टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता था कि कितने दिन चलना है और कितने दिन हमें कहाँ पे रेस्ट करना है, कहाँ पहुंचना है। एंड इंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज, और उन्हें ये इंश्योर करना होता था कि वो अलग अलग जगहों से घूमते थे। दे हैड टू सेट अप अ रिलेशनशिप विद फार्मर्स ऑन द वे। अब उनका एक अच्छा संबंध किसानों के साथ होना बहुत जरूरी था जो उनके रास्तों में पड़ते थे। So that the herds could graze in harvested field and manure the soil, ताकि जो उनके जानवर हैं वो जहाँ पे फसल काटी हो जिस खेत में, वहाँ पे वो चर सकें, और साथ में क्या है, मैन्योर ऐड कर सकें, यानी कि खाद ऐड कर सकें मिट्टी में। दे कम्बाइंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग काम किया करते थे। वो क्या करते थे, कल्टीवेशन, ट्रेड एंड हर्डिंग, वो व्यापार भी करते थे, वो खेतीबाड़ी भी करते थे, और वो पशुपालन भी करते थे। फॉर टू मेकिंग देयर लिविंग, उनके अपने जीवन को चलाने के लिए। हाउ डिड द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, कैसे पेस्टोरलिस्ट लोगों की जिंदगी बदल गई कॉलोनियल रूल के अंडर। अब देखो, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, कॉलोनियल जो उन्होंने कानून बनाए कॉलोनियल लोगों ने, और साथ में जो पेस्टोरल लोग थे उनके जीवन, क्या संबंध है इनका, पढ़ेंगे इसके बारे में। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली, कॉलोनियल रूल में जो है पशुपालक लोगों का जीवन जो है बहुत ही एक ड्रामेटिकल तरीके से बदल गया। देयर ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक, उनके जो घास के जगह थी वो कम हो गई। देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड, अब वो कहाँ मूव करेंगे, कब मूव करेंगे, उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती थी। एंड द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज, अब जो उनको टैक्स पे करना होता था वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। देयर एग्रीकल्चरल स्टॉक डिक्लाइन एंड देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स वर एडवर्सली इफेक्टेड, अब उनका जो खेती बाड़ी का स्टॉक था वो कम हो गया, और साथ में उनका व्यापार, उनकी जो अपनी कला होती थी, वो सब बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई थी। आपने अगर 8th में 1857 का रिवोल्ट पढ़ा हो तो उसमें इकोनॉमिक कॉजेज में बहुत सारी चीजें बताई हैं, उनमें से ये कॉज भी था। हाउ हुआ कैसे ये,
फर्स्ट द colonial state wanted to transform all grazing lands। पहला जो colonial states थे ना, वो क्या करते थे, जितने भी ग्रेजिंग लैंड थे उनको क्या बनाना चाहते थे, जहाँ पे वो पशु चराते थे उनको वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इट्स फाइनेंस। अब कंपनी को क्या मिलता था, पैसा मिलता था ना, किससे मिलता था सबसे ज्यादा, खेती बाड़ी से ही मिलता था, वहां से टैक्स आता था, उससे मिलता था। बाय एक्सपैंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। जैसे ही खेती बाड़ी बढ़ाई जाती तो रेवेन्यू भी बढ़ता, ठीक है ना। इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और साथ में ये क्या कर सकते थे, बहुत सारा जूट प्रोड्यूस कर सकते थे, और कॉटन, व्हीट, ये दूसरे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी जरूरत कहाँ पे थी, इंग्लैंड में थी। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी पे जोर देते थे। टू colonial officials और uncultivated land appeared to be unproductive। तो colonial officials के लिए जितना भी uncultivated land था ना, वो unproductive माना जाता था। वो सोचते थे इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, हमें तो इससे कोई फायदा ही नहीं होता। इट प्रोड्यूस नीदर रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इससे ना उनको कोई पैसा मिलता था, ना कोई फसल होती थी। इट वॉज सीन एज लैंड। तो ऐसा लगता था कि ये एक खाली एक वेस्ट जमीन है दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, जिसको क्या करना चाहिए, खेती बाड़ी के अंडर लाना चाहिए। फ्रॉम द मिड 19th century वेस्ट लैंड रूल्स वर इनेक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो मिड 19th सेंचुरी से क्या हुआ, जितनी भी वेस्ट लैंड थी रूल्स बनाए गए उसके लिए बहुत कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। बाय दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर एंड गिवन टू सिलेक्ट इंडिविजुअल्स। तो इन रूल्स के हिसाब से जितनी भी एरियाज पे खेती बाड़ी नहीं होती थी वो ले लिए गए, और कुछ जो सिलेक्ट करके लोग थे उनको दे दिए गए। These individuals were granted various concessions and encouraged to settle these lands। इन लोगों को काफी ज्यादा concessions यानी काफी ज्यादा रियायतें दी जाती थी ताकि वो क्या करें, एक सेटल यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए जमीन को तैयार कर सकें। Some of them were made headmen of villages। कुछ लोगों को हेड बना दिया गया गांव का। In the newly cleared areas, नए जो क्लियर एरियाज थे उनमें। In most areas, the land taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists। ज्यादातर एरिया में जो जमीन ली गई थी वो किसके अंडर होती थी, वो होती थी जो पशुपालक लोग होते थे, वो लोग यहाँ पे अपने पशुओं को चराते थे। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इनएविटेबली मेंट द डिक्लाइन ऑफ पास्चर्स एंड अ प्रॉब्लम फॉर पेस्टोरलिस्ट। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, कुछ जितना भी कल्टीवेबल लैंड थी, जितनी अगर एक्सपेंशन हो गया, ग्रेजिंग लैंड के ऊपर कल्टीवेशन होने शुरू हो गया, तो इससे पेस्टोरलिस्ट जो थे यानी पशुपालक लोग थे उनके लिए परेशानी बन गई। सेकेंड, by the mid 19th century various forest acts were also being enacted इन द डिफरेंट प्रोविंसेस। दूसरा ये था कि मिड 19th सेंचुरी के दौरान जो है बहुत सारे जंगल के लिए एक्ट लाए गए जो अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग स्टेट्स में लगाए गए। थ्रू दीज एक्ट सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार और साल वर डिक्लेयर्ड रिजर्व। तो इन एक्ट्स की मदद के साथ जो जंगल थे जहाँ पे बहुत अच्छी लकड़ी मिलती थी, जिसका अच्छा इस्तेमाल होता था, जैसे देवदार और साल ट्री का, उनको रिजर्व कर दिया गया। वहां पे किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। नो पेस्टोरलिस्ट वाज अलाउड एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट। किसी भी पशुपालक को इन जंगल में जाने की अनुमति नहीं थी। अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड। दूसरे जंगलों को या तो फिर सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इन दीज सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट वर सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड। प्रोटेक्टेड जंगलों में जो पशुओं को चराने का कस्टमरी जो राइट था जो पशुपालक लोगों का, वो रखा गया, लेकिन फिर भी उनका जो मूवमेंट है उसके ऊपर काफी पाबंदियां लगा के रखी हुई थी। द colonial officials believed that grazing destroyed the sapling and young shoots of trees that germinated on the forest floor। तो जो colonial officials थे, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे colonial गवर्नमेंट के, उनको लगता था कि जो अगर ग्रेजिंग का अलाउ कर देते हैं तो उससे क्या होता था, नई सैपलिंग, नई जो कोंपलें आती हैं, नए जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं, उनको जंगल में ग्रेजिंग करने की वजह से उगने का मौका नहीं मिलता, वो उग नहीं सकते, वो बर्बाद हो जाते हैं। द herds trampled over the sapling and munched away the shoots। this prevented new trees from growing। तो वो कहते थे कि जो जितने भी जंगल में अगर जानवर जाएंगे वो क्या करते थे, उनको बर्बाद कर देते थे, खा लेते थे या फिर उनको कुचल देते थे, जो वहां पे छोटी छोटी ग्रोथ होती थी जंगलों में। तो ऐसा
उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि खूब सारा जो फॉरेस्ट है वो उगे, जिससे उन्हें लकड़ी मिले और लकड़ी वो इस्तेमाल कर सकें। दीज फॉरेस्ट एक्ट्स चेंज्ड द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट्स। अब ये जो जंगल के लिए एक्ट बने, इन्होंने काफी ज्यादा पेस्टोरलिस्ट लोग जो पशुपालक थे उनके जीवन पे प्रभाव डाला। दे were now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle। तो अब उन लोगों को वहां जंगलों में जाना मना कर दिया गया, जहां पे वो अक्सर क्या करते थे, अपने जानवरों को चराया करते थे। बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें वहां से उनको मिलती थी। इवन इन द एरिया दे वर अलाउड एंट्री, देयर मूवमेंट वर रेगुलेटेड। हालांकि जिन एरियाज में उनको जाने की परमिशन थी, वहां पे भी उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती थी। दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री। उन्हें एक परमिट की जरूरत पड़ती थी कि उनको एंटर करना है अगर फॉरेस्ट। तो द टाइमिंग ऑफ देयर एंट्री एंड डिपार्चर वाज स्पेसिफाइड। उनको एंटर कब करना है, उनको बाहर कब निकलना है, वो एक टाइमिंग रखी गई होती थी। अब कस्टमरी राइट के बारे में लिखा है, ये न्यू वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है? राइट दैट पीपल वर यूज्ड टू बाय कस्टम एंड ट्रेडिशन। पहले से जो इस्तेमाल अपने कस्टम और ट्रेडिशन के तौर पे करते थे, उसको कस्टमरी राइट बोलते थे। पेस्टोरलिस्ट कुड नो लॉन्गर रिमेन इन एन एरिया इवन इफ फॉरेज वाज अवेलेबल। अब देखो, ऐसा था कि पेस्टोरलिस्ट जो पशुपालक लोग थे, एक जगह पे तब भी नहीं टिक सकते थे। हालांकि वहां पे खाने के लिए भी बहुत कुछ होता था, तब भी उन्हें परमिशन नहीं थी। द ग्रास वाज सक्यूलेंट एंड द अंडरग्रोथ इन द फॉरेस्ट वाज एम्पल। जितनी भी फॉरेस्ट में जो है अंडरग्रोथ है बहुत अच्छी होती थी, तब भी उन्हें रुकने नहीं दिया जाता था। दे हैड टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स दैट हैड बीन इशूड टू देम नाउ रूल देयर लाइव्स। उन्हें मूव करना पड़ता था, क्योंकि जो डिपार्टमेंट फॉरेस्ट का था, उन्होंने जो रूल बनाए थे उसी हिसाब से उनके जीवन को उन्हें चलाना पड़ता था। द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड इन विच दे कुड बी लीगली विद इन अ फॉरेस्ट। एक परमिट जो बनाया होता था, उसमें ये लिखा होता था कि उनको कितनी देर तक वहां रुकना है। उसके बाद चाहे वहां पे सब कुछ है भी, तो भी उनको वहां से निकलना ही पड़ेगा। इफ दे ओवरस्टेड दे वर लाइबल टू फाइन्स। अगर वो उससे ज्यादा एक कुछ भी समय तक टिकेंगे तो उन्हें फाइन लग जाएगा। इस वजह से उनको भागना पड़ता था। थर्ड, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे ना, उन्हें अक्सर जो नोमैडिक पेस्टोरल लोग होते थे उनके ऊपर काफी ज्यादा शक करते थे। दे डिस्ट्रस्टेड मोबाइल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स हु हॉक्ड देयर गुड्स इन द विलेजेस। उन्हें कोई भी विश्वास नहीं होता था उन लोगों पे। किसके ऊपर? जो व्यापारी होते थे, जो अपना सामान बेचते थे या फिर वो अपने जानवरों के लेके घूमते थे, वो सब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया करते थे। द पेस्टोरलिस्ट हु चेंज देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस। जो लोग रेजिडेंस अपने बदलते रहते थे, यानी एक जगह पे टिक के नहीं रहते थे, तो उनके ऊपर बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि वो अगर एक जगह पे है नहीं, तो उनके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो कैसे टैक्स लगाया जाए, तो ये मेन प्रॉब्लम था। एवरी सीजन मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पास्चर फॉर देयर हर्ड्स। वो किसकी खोज में घूमते थे? अच्छी चरागाहों की खोज में, ताकि उनकी पशु जो है वहाँ चर सकें। द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल्ड पॉपुलेशन। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, वो किसको रूल करना चाहती थी? सेटल जो लोग थे उनको रूल करना चाहती थी, कि एक जगह पे टिके हों, वहां से उनके ऊपर अच्छे से नजर रखी जा सके, ध्यान रखा जा सके, वो क्या करते हैं, कितना करते हैं, ये भी पता रहेगा, है ना। घूमते फिरते लोगों का कैसे पता चलेगा? इन फिक्स प्लेसेस विद फिक्स्ड राइट्स ऑन पर्टिकुलर फील्ड। अब उनको कुछ फिक्स प्लेसेस होने चाहिए थे, एक ही फिक्स्ड कुछ उनके हक होते और पर्टिकुलर उनको फील्ड दे दिए जाते, वहीं पे वो रहें। सच पॉपुलेशन वाज इजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। ऐसी पॉपुलेशन को आसानी से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता था, पहचाना जा सकता था, और उसके ऊपर कंट्रोल भी रखा जा सकता था। दोज हु वर सेटल्ड वर सीन एज पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग। जो लोग एक जगह पे रहते थे उनको शांतिपूर्वक मानते थे, और साथ में वो कहते थे कि ये कानून का पालन भी करते हैं। दोज हु वर नोमैडिक वर कंसीडर टू बी क्रिमिनल। जो लोग घूमते फिरते रहते थे उन्हें वो क्या बोलते थे? क्रिमिनल है, यानी कि वो कौन है? क्राइम करने वाले लोग हैं। इन 1871 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। 1871 की बात है, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम दिया उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। यानी कि जो घूमते फिरते हैं वो लोग क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर क्या क्या वो अत्याचार कर सकते थे उस हिसाब से। By this act, many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal tribes। तो इस एक्ट के तहत बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जिनमें क्राफ्ट्समैन भी आते थे, व्यापारी भी आते थे और पशुपालक भी आते थे, जो घूमते रहते थे। उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम दे दिया गया। They were stated to be criminal by nature and birth। उन्हें कहा जाता था कि वो जन्म से और उनकी फितरत ही क्राइम करने की है, इसीलिए उन्हें क्रिमिनल मानते थे वो लोग। वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, एक बार जैसे ही ये एक्ट लागू हो जाता है, दीज कम्युनिटीज वर एक्सपेक्टेड टू लिव ओनली इन नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट। तो फिर इन कम्युनिटीज को कहा गया कि जो नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स हैं वहीं पे ये लोग रहेंगे। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट। उन्हें कोई भी मूवमेंट करने का परमिशन नहीं थी जब तक उनको कोई परमिट ना हो।
द विलेज पुलिस केप्ट अ कंटिन्यूअस वॉच ऑन देम। गांव की जो पुलिस हुआ करती थी ना, वो उनके ऊपर लगातार नजर रखे रखती थी। अब ये देखो सोर्स डी। इन द 1920s द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिपोर्ट। 1920 में रॉयल कमीशन आता है जो किसके ऊपर रिपोर्ट देता है, किस खेती बाड़ी के ऊपर। द एक्सटेंट ऑफ द एरिया अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग हैज गॉन डाउन ट्रिमेंडसली with the extension of area under cultivation because of increasing population, extension of irrigation facilities, acquiring the pastures for government purposes, for example, defense industries and agricultural experimental farms. It is breeders find it difficult to raise large herds, thus their earning have gone down. The quality of their livestock has deteriorated. Uh, Dietary standard have fallen and indebtedness has increased. तो इसने इस जो कमीशन ने रिपोर्ट दिया, उन्होंने ये बताया कि जैसे खेती बाड़ी के लिए ज़मीन बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये तो काम आया, पर दूसरी तरफ से क्या हो जाता है कि अगर हम देखें जो फार्मर्स हैं, जो जो लोग पेस्टोरलिस्ट थे, उनकी लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा है इससे, जिससे पशुओं का जो है जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है, यानी कि उनकी लाइफ जो है अच्छी नहीं है। अब स्टॉक उनके लिए स्टॉक जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिर गया था उनका। दूसरी तरफ से पेस्टोरलिस्ट जो है उनके जो लाइफ स्टॉक था वो भी कम होता गया, और साथ में काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर कर्जा भी हो चुका था। वो लोग कर्जे के अंदर डूब चुके थे। यानी कि अगर छोटे से शब्दों में कहें तो उन लोगों का जीवन बहुत ही बुरी दशा से बीत रहा था, जो लोग पेस्टोरलिस्ट पहले इंडिपेंडेंटली कहीं भी जाया करते थे। अब हम फोर्थ कॉज देखते हैं। टू एक्सपैंड इट्स रेवेन्यू इनकम द कलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। अब अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कलोनियल गवर्नमेंट ने हर मुमकिन कदम उठाया जहां से वो टैक्सेशन का कोई ना कोई सोर्स बना सके। सो टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन लैंड, तो जमीन पे टैक्स लगाया गया। वाटर कैनाल जो है जहाँ से सिंचाई के लिए पानी मिलता था वहाँ पे सॉल्ट पे लगाया गया। ट्रेड गुड्स पे लगाया गया, जो व्यापार के लिए सामान बिकता था, और इवन की जानवरों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। The pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pasture. In most pastoral tracts of India, grazing tax was introduced in the mid 19th century. जो मोस्ट पेस्टोरल ट्रैक इंडिया के था ना, वहाँ पे भी क्या हुआ, अब टैक्स लगा दिया गया था। ग्रेजिंग टैक्स लेते थे ये लोग उन लोगों से, पेस्टोरल लोगों से। द टैक्स पर हेड ऑफ द कैटल वेंट अप रैपिडली एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वाज मेड इंक्रीजिंगली एफिशिएंट। तो टैक्स जो था काफ़ी ज़्यादा हो गया, और जो टैक्स कलेक्शन का तरीका था वो काफ़ी एफिशिएंट था, काफ़ी अच्छा था। ऑन द in the decades between the 1850s and 1880s, the right to collect the tax was auctioned out to contractor. 1850 और 1880 के बीच के दौर में क्या होता है कि टैक्स जो है वो किसके ऊपर लिया गया था, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर ऑक्शन कर दिया गया था उनको टैक्स का काम करने के लिए, कि कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया था तुम्हें टैक्स लेना है। These contractors tried to extract as high as tax as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as they could within the year. ऐसा होता था कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, उन्हें अपना पैसा रिकवर करना होता था जो उन्होंने उस ज़मीन को खरीदने के लिए दिया, और साथ में उन्हें अपना प्रॉफिट भी बनाना है विद इन अ ईयर, एक साल के भीतर भीतर। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे इन लोगों से। बाय द 1880s द गवर्नमेंट बिगैन कलेक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पेस्टोरलिस्ट्स। अब 1880 के दौर में जो है गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट डायरेक्टली करना शुरू कर दिया इन्हीं पशुपालक लोगों से। ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास, उनमें से हर एक को पास दिया जाता था टू एंटर अ ग्रेजिंग ट्रैक्ट। तो एक ग्रेजिंग ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए अ कैटल हर्डर हैड टू शो द पास एंड पे द टैक्स। तो पशुपालक को क्या करना पड़ता था, अगर उसे ग्रेजिंग ट्रैक में जाना है तो वहां के लिए उसे एक तो पास दिखाना है, साथ में उसे टैक्स भी पे करना है। द नंबर ऑफ कैटल हर्ड्स ही हैड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड वाज एंटर्ड ऑन द पास। जितना भी उसके पास पशु हैं और जितना उसने टैक्स पे किया है वो पास के ऊपर एंटर किया जाता था। हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट्स। इन चेंजेस से कैसे इन लोगों का जीवन बदल जाता है ये देखते हैं। दीज मेजर्स लेड टू अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ पास्चर। ये जो जितने भी मेजर लिए गए ये काफी सीरियस शॉर्टेज कर देते हैं किसमें, पास्चर लैंड के लिए। व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर एंड टर्न्ड इनटू कल्टीवेटेड फील्ड, जो ग्रेजिंग लैंड थी अपने कब्जे में ले ली जाती थी, और साथ में उनमें क्या किया जाता था, खेती बाड़ी की जाती थी। द अवेलेबल एरिया ऑफ पास्चर लैंड डिक्लाइन। तो जितनी भी ग्रेजिंग लैंड थी, जितना भी अब वहाँ पे चरागाहें थी, वो खत्म होती गई, कम होती गई। सिमिलरली द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मेंट दैट शेफर्ड्स एंड कैटल हर्डर्स कुड नो लॉन्गर फ्रीली पास्चर देयर
कैटल इन द फॉरेस्ट। तो इसी तरह से जो रिजर्वेशन फॉरेस्ट थे उनका ये मतलब था कि जो शेफर्ड्स थे यानी कि जो चरवाहे थे या जो पशुओं को पालते थे वो लोग अब आराम से बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जंगल में नहीं घूम सकते थे और ना ही किसी पास्चर में जा सकते थे। एज पास्चर लैंड disappeared under the plow, the existing animal stock had to feed on whatever grazing land remained। अब ये जब चरागाहें खत्म हो गई, अब खेती बाड़ी के अंडर आ गए सारे जो चरागाहों के एरिया थे, अब उनके पास जितना भी बचा हुआ एरिया था उसी पे उनको अपने जानवरों को पालना है, वहीं पे उनको सब कुछ खिलाना है। दिस लेड टू द कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दीज पास्चर। तो इससे क्या हो गया कि एक ही जगह पे जानवरों के चरने की वजह से इंटेंसिव ग्रेजिंग होना शुरू हो गया। इंटेंसिव ग्रेजिंग का मतलब ये है कि वो एक ही जगह पे ग्रेज कर रहे हैं। Usually nomadic pastoralists grazed their animals in one area and moved to another area। अक्सर जो nomadic pastoralists थे अब क्या करते थे, एक अपने जानवरों को एक जगह पे चराते थे फिर दूसरी जगह पे लेके जाते थे कि अगर घास कम हो गया तो दूसरी जगह जाएंगे, तो ऐसा अब मुमकिन नहीं था। दीज पेस्टोरल मूवमेंट अलाउड टाइम फॉर द नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ द वेजिटेशन ग्रोथ। ये जो पेस्टोरल मूवमेंट्स थे इससे क्या हो जाता था कि जो ग्रोथ हो जाती थी घास की वो नेचुरली हो जाती थी। और उससे व्हेन रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन पेस्टोरल मूवमेंट, जैसे ही पाबंदियां लगी पेस्टोरल मूवमेंट्स पे, फिर क्या होता है, ग्रेजिंग लैंड केम टू बी कंटिन्यूअसली यूज्ड एंड द क्वालिटी ऑफ द पास्चर डिक्लाइन। तो अब वहां पे एक ही जगह पे वो जानवरों को 12 महीने चरा रहे हैं तो वहां पे तो कभी घास उग ही नहीं सकता ना प्रॉपरली। तो इस वजह से अब उनका जो है पास्चर जो है वो अच्छा नहीं होने लगा, वहां पे घास भी अच्छी नहीं होती थी। दिस इन टर्न created a further shortage of forage for animal and deterioration of the animal stock। तो इससे क्या हो गया कि अब खाने के लिए जानवरों को कुछ नहीं मिलने लगा और जानवरों का जो हालत है उनकी स्वास्थ्य जो है वो खराब होता गया। Underfed cattle died in large numbers during scarcities and famines। अब जो लोग जो जानवरों को खाने के लिए कम मिलता था वो मर जाते थे जब कभी क्या होता था खाने में और भी कमी आ जाती थी या फिर अकाल पड़ जाता था, तो इस वजह से उनकी डेथ हो जाया करती थी। हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस। अब पेस्टोरलिस्ट ने कैसे इन चेंजेस के साथ अपने आप को ढाला। पेस्टोरलिस्ट रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन अ वेराइटी ऑफ वे। अब जो पशुपालक थे उन्होंने अपना जो प्रतिरोध जताया। सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल्स इन देयर हर्ड्स, कुछ ने तो अपने जानवरों को कम कर दिया। सिंस देयर वाज नॉट एनफ पास्चर टू फीड लार्ज नंबर्स, तो क्योंकि वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं था तो जानवर कम कर दिए गए। अदर डिस्कवर्ड न्यू पास्चर्स व्हेन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड बिकेम डिफिकल्ट। तो कुछ दूसरे दूसरे लोगों ने नए नए जो है पास्चर लैंड खोज लिए थे क्योंकि वहां पे अब पुराने जगहों पे तो वो जा नहीं सकते थे। आफ्टर 1947 द कैमल एंड शीप हर्डिंग राइकास फॉर इंस्टेंस could no longer move into Sindh and graze their camel on the banks of the Indus। अब 1947 जब हम आज़ाद हो गए तो उसके बाद भी जो ऊँटों को पालने वाले और शीप्स को पालने वाले लोग राइकास जो थे, तो ये लोगों को क्या था, एक सिंध में नहीं जा सकते थे, अपने पशुओं को लेकर के इंडस के बैंक पे नहीं जा सकते थे वो, एज दे हैड डन अर्लियर, जैसा वो पहले किया करते थे। द न्यू, क्योंकि वहां पे क्या हो गया था, बाउंड्री बन गई थी ना, अब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया था। द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप देयर मूवमेंट, तो इस वजह से वो रुक गए। सो दे हैड टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू गो, अब उन्हें दूसरी जगहों को तलाशना था जाने के लिए। इन रिसेंट ईयर्स दे हैड बीन माइग्रेटिंग टू हरियाणा वेयर शीप कैन ग्रेज ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड आफ्टर द हार्वेस्ट आर कट। तो कुछ समय उसके बाद का क्या था कि उन्होंने क्या करना, हरियाणा की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया कि जब भी वहां पे फसलें काटी जाती थी तो वहां पे अपने पशुओं को चरा सकते थे। दिस इज द टाइम दैट द फील्ड नीड मेन्योर दैट एनिमल प्रोवाइड। तो ये वो समय होता था जब जानवरों खेत को क्या चाहिए, मेन्योर की जरूरत है, खाद की जरूरत है, जो एनिमल दे सकते थे, गोबर वगैरह उनका जो होता है उससे उनको मेन्योर मिल जाता है। ठीक है। Over the years, some richer pastoralists began buying land and settling down, giving up their nomadic life। तो समय के साथ जो अच्छे पैसे के लिहाज से अमीर लोग थे, पशुपालक थे, उन लोगों ने सेटल डाउन करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना नोमैडिक प्रैक्टिस भी जीवन का है वो छोड़ दिया, यानी घूम घूम के अब वो जीवन नहीं जीते थे। सम बिकेम सेटल्ड पीजेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड, कुछ लोग एक जगह पे स्थायी किसान बन गए, खेतों में खेती बाड़ी करने लगे। अदर टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग, कुछ लोगों ने व्यापार को अपना लिया। मैनी पोअर पेस्टोरलिस्ट, जो गरीब पशुपालक थे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स टू सर्वाइव, वो उधार लेते थे पैसा जो बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे उनसे। एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल एंड शीप
and became laborers working in on field or in small towns। तो कुछ समय के बाद उनके पशु उनके उनसे खत्म हो गए और अब वो क्या बन गए थे, लेबरर बन गए थे, यानी कि मजदूर बन गए थे, दूसरे लोगों के खेतों में काम करना, कस्बों में जाके काम करना, इस तरह की मजदूरी किया करते थे वो। येट पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली कंटिन्यू टू सर्वाइव, हालांकि जो पेस्टोरलिस्ट थे यानी पशुपालक थे, वो उन्होंने सिर्फ सर्वाइव करना ही जारी नहीं रखा। इन मेनी रीजन्स देयर नंबर हैव एक्सपेंडेड ओवर रिसेंट डिकेड्स, कुछ एरिया में उनका जो नंबर है वो भी बढ़ा कुछ दशकों से। व्हेन pasture lands in one place was close to them, जब एक जगह पे उनके लिए जो चरागाह बंद हो जाती थी, दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, तो फिर वो अपने मूवमेंट का, अपनी आवाजाही का रास्ता ही बदल देते थे। तो रिड्यूस द साइज ऑफ हर्ड्स, अपने पशुओं का जो है क्वांटिटी कम कर दिया उन्होंने, कम पशु पालना शुरू किया। कंबाइन पेस्टोरल एक्टिविटीज विद अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम एंड अडॉप्टेड टू द चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और उन्होंने दूसरी चीजें भी करना शुरू कर दिया। मतलब सिर्फ वो पशुओं को ही नहीं पालते थे, ये व्यापार भी करते थे, खेती भी करते थे, और भी चीजों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ना शुरू किया, जिससे बदलते हुए मॉडर्न वर्ल्ड में वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। मेनी इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इन ड्राई रीजन एंड इन द माउंटेन्स pastoralism is still ecologically the most viable form of the life। बहुत सारे जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो इकोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो ड्राई रीजन है माउंटेन के, वहाँ पेस्टोरलिज्म बहुत ही अच्छा एक जीवन का सोर्स हो सकता है, या एक पेस्टोरलिज्म एक अच्छी प्रैक्टिस है, वहाँ पे कर सकते हैं वो लोग। सच चेंजेस वर नॉट एक्सपीरियंस्ड ओनली बाय पेस्टोरल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ये चेंजेस एक्सपीरियंस सिर्फ भारत में ही जो पशुपालक लोग थे उन्होंने की, बल्कि दुनिया के हर कोने में ये सब देखने को मिला। न्यू लॉज एंड सेटलमेंट पैटर्न्स पोस्ट पेस्टोरल कम्युनिटीज टू अल्टर देयर लाइव्स, जो नए कानून बने उनकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों को अपने जीवन के तौर तरीकों को बदलना पड़ा। हाउ डिड पेस्टोरल कम्युनिटीज एल्सवेयर कोप विद दीज चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कैसे ये जो पेस्टोरल कम्युनिटीज थी, इन्होंने दूसरी जगहों पे भी अपने आप को उस बदलाव के साथ ढालती हैं। पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, यानी कि पशुपालन का काम जो है अफ्रीका में कैसा होता है, ये देखेंगे। लेट अस मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ द वर्ल्ड्स पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स। अब हम किसकी बात करेंगे, अफ्रीका की बात करेंगे। पहले हमने इंडिया की बात की थी, जैसे चैप्टर में बताया है। नेक्स्ट हम अफ्रीका की बात करेंगे, जहाँ लगभग दुनिया का आधा पॉपुलेशन जो है पेस्टोरल लोगों का रहता है। इवन टुडे over 22 million African depend on the same form of pastoral activity for their livelihood। लगभग आज के दौर पे भी 22 मिलियन जो अफ्रीकन लोग हैं, वो क्या हैं, पशुपालन के काम से ही अपना जीवन चलाते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो दे इंक्लूड कम्युनिटीज लाइक बदायूंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना। ये कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं जो काम करती हैं, ये सब उनके नाम दिए गए हैं हमारे बुक में। मोस्ट ऑफ देम नाउ लिव इन सेमी एरिड ग्रासलैंड और एरिड डेजर्ट्स वेयर रेन फेड एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट। ज़्यादातर लोग इनमें से कहाँ रहते हैं, सेमी एरिड, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई पशुपालक है तो वो कहाँ पे रह रहे हैं। पशुओं का पालन अक्सर ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे खेती बाड़ी मुमकिन नहीं होती या उसके लिए क्लाइमेट सूटेबल नहीं होता। यहाँ पे सेमी एरिड यानी कि सूखा एरिया है, जो आधा सूखा एरिया है, ग्रासलैंड, वहाँ पे ऐसे एरियाज में ये रहते हैं, या फिर वो रहते हैं कहाँ पे, रेगिस्तान जैसी जगहों पे, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर का काम है वो इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। दे रेज कैटल, कैमल, गोट, शीप एंड डोंकी एंड दे सेल मिल्क, मीट, एनिमल स्किन एंड वो पशुओं को पालते हैं, जैसे कैमल हो गया, ऊंट होता है, गोट बकरी, शीप भेड़, डोंकी गधे, और उसके बाद जो मिल्क बेचते हैं, मीट बेचते हैं, एनिमल की स्किन बेचते हैं, ऊन बेचते हैं, इस तरह से वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। सम ऑल्सो अर्न थ्रू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, कुछ लोग व्यापार भी करते हैं और कुछ लोग ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं, जैसे सामान इधर से उधर ले जाने में सहायता करना। ठीक है, तो अदर कंबाइंड पेस्टोरल एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर, हमने ये इंडिया के केस में भी पढ़ा था कि कुछ पेस्टोरल कम्युनिटीज ऐसी हैं जो पशु पालती हैं, उनके साथ साथ वो खेती बाड़ी भी करते हैं, मुमकिन जहाँ पे है। स्टिल अदर्स डू अ वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स टू सप्लीमेंट देयर मीगर
एंड अनसर्टेन अर्निंग फ्रॉम पेस्टोरलिज्म। और कुछ लोग बहुत अलग अलग अजीब वेराइटी ऑफ जॉब, मतलब बहुत अलग अलग काम करते हैं ताकि उनकी जो इनकम है, जो बहुत कम इनकम होती है उनको अपने पशुपालन के धंधे से, तो वो दूसरे दूसरे काम भी करते हैं उसको अपनी अर्निंग को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। Like pastoralists in India, the lives of African pastoralists have changed dramatically over the colonial and post-colonial period. What have these changes been? अब जैसे इंडिया में भी क्या हुआ, पेस्टोरल लोगों की लाइफ में हमने देखा कितना बदलाव आया कानून बनने की वजह से, और एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ पे भी बहुत प्रेशर पड़ा। इसी तरह से अफ्रीकन कम्युनिटीज़ जो थी, अफ्रीकन लोग थे, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ा, वहाँ पे सेम ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, क्योंकि उनके ऊपर भी वही लोग रूल कर रहे थे जो हमारे ऊपर हमारे देश में आके कर रहे थे, तो कानून कहीं ना कहीं वो सेम ही बनाते होंगे। तो ये देखो अफ्रीका का मैप है, ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है। बेसिकली आपको क्या करना चाहिए कि मैप हमेशा अपने साथ रखिए, जब भी आप देखते हो ये एरियाज वगैरह जो दिखाए हैं, ये सोमाली है, ये जो एरियाज हमारे मेंशन है चैप्टर में उसके बारे में मेंशन किया हुआ है, तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। Now we will discuss some of these changes by looking at one pastoral community, the Maasai, in some detail. अब हम एक ही कम्युनिटी को पकड़ते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पकड़ेंगे। कम्युनिटी का नाम क्या है? मसाई। जो कम्युनिटीज डिस्कस की हैं हमने चैप्टर में, उन्हें याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जब बनते हैं तो इन्हीं में से ऑफ कोर्स बनेंगे। मसाई कैटल हर्डर्स live primarily in East Africa, 300,000 in southern Kenya and other 150,000 in Tanzania. अलग अलग देश हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एक पूरा महाद्वीप है, उसमें एक देश कौन सा है? कीनिया आ गया, दूसरा कौन सा है? तंजानिया आ गया। यहाँ पे अलग अलग कितने जो हैं लोग रहते हैं, इनका नंबर दिए हुए हैं। वी विल सी हाउ न्यू लॉ एंड रेगुलेशंस took away their land and restricted their movement. हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे नए कानूनों और नई जो पाबंदियां उनके ऊपर लगी, उससे उनकी जो ज़मीनें छीनी गई और उनका जो मूवमेंट था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल एंड गद्दी का केस हमने पढ़ा था, और बहुत सारे और भी साउथ इंडियन सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो उसी तरह से ये लोग भी मूवमेंट करते थे और इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ बंदिशें लगाई गई थी वहाँ पे। दिस अफेक्टेड देयर लाइव्स इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट एंड इवन रीशेप्ड देयर सोशल रिलेशनशिप। अब जब भी कभी सूखा पड़ता, ड्रॉट क्या होता है? सूखा पड़ना, तो अगर ऐसा होता या फिर कुछ भी उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी उसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत बदल गई, उनकी रीशेप हुआ, यानी कि इनकी दोबारा से उनको दूसरे तरीके से दूसरे अलग अलग काम भी तो करने पड़े, क्योंकि अब अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान करता है, तो सोशल रिलेशनशिप भी इनके बदलते गए धीरे धीरे काम के हिसाब से। वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन? अब जो ग्रेजिंग लैंड्स थी, यानी जहाँ पे वो चराते थे अपने पशुओं को, वो जगह गई कहाँ? वन ऑफ द प्रॉब्लम इन Maasai's have faced is the continuous loss of their grazing land. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी जो ग्रेजिंग, जहाँ वो चराते थे पशुओं को, वो जगह गायब हो रही थी, खत्म हो रही थी धीरे धीरे। बिफोर colonial times, Maasai land stretched over a vast area from North Kenya to the steppes of the North Tanzania. ठीक है, नॉर्थ कीनिया से नॉर्थ तंजानिया के बीच का जितना भी एरिया था, ये लोग मसाई लोग जो थे अपने पशुओं को चराने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जब तक कि कॉलोनियल लोग आए नहीं थे वहां पे अपना कंट्रोल करने के लिए। इन द लेट 19th century, यूरोपियन इंपीरियल पावर्स स्क्रैम्बल्ड फॉर टेरिटोरियल पोजेशन इन अफ्रीका। लेट 19th सेंचुरी का दौर था ना, वहाँ पे क्या होता है अफ्रीका में, यहाँ पे यूरोपियन इंपीरियल पावर्स जो अपने अपने एम्पायर बना रही थी, अपने अपने सत्ता स्थापित कर रही थी जगह जगह पे, वो लोग यहाँ पे अपने अफ्रीका में क्या करने लगे? पोजेस करने लगे जगहों को, अलग अलग जगहों को अपने कंट्रोल में करते गए धीरे धीरे, और छोटे छोटे एरियाज में उनको काटते गए। तो डिफरेंट कॉलोनीज ने उन्हें अपने अपने एरियाज में बांटा। इंपीरियल पावर सिर्फ इंग्लैंड से ही नहीं थे, इसमें डच भी थे, इसमें पोर्चुगीज भी थे, इसमें स्पेनिश भी थे, इसमें फ्रेंच भी थे, इसमें अमेरिकन भी थे। तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने एरिया बांट दिए, जिस वजह से क्या हो गया, अब इनकी लैंड्स खत्म होने लगी। इन 1885 मसाई लैंड वाज कट इनटू हाफ विद एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश कीनिया एंड जर्मन तंगानिका। तो 1885 में मसाई लैंड जो है वो किसके किसके बीच में कट गया? अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज बन गई, अब अलग अलग देश आके रहने लगे, जैसे यहाँ पे जर्मन भी है, यहाँ पे अमेरिकन भी है, यहाँ पे और भी जितने भी लोग हैं ब्रिटिशर्स हैं, और इन लोगों ने क्या किया, आपस में आप बांट लिया है इसको, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज बन गई इन देशों की। तो अब नेक्स्ट क्या है कि सब्सिक्वेंटली द बेस्ट ग्रेजिंग lands were gradually taken over for white settlement and the Maasais were pushed into a small area. अब
धीरे धीरे आगे चलते हुए क्या हुआ कि जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड थे, जहाँ पे अच्छे से चराया जा सकता था पशुओं को, वहां पे वाइट लोगों ने रहना शुरू कर दिया, सेटलमेंट्स बना दी वहां पे। और ये जो लोग थे, इन लोगों को वहां से निकाल दिया। किनको? मसाई ट्राइब जो था उसे निकाल दिया गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन तंगानिका ब्रिटेन कंक्वर्ड व्हाट हैड बीन जर्मन ईस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये ऐसा एरिया था जो जर्मन के अंडर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में, वो ब्रिटिशर लोगों ने अपने अंडर कर लिया। अभी इन 1919 तंगानिका केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। 1919 में तंगानिका ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आया था। इट अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1961 एंड यूनाइटेड विद ज़ांज़ीबार टू फॉर्म तंजानिया इन 1964। इधर जो हमने मैप देखा ना, उसमें देखते हैं हम कि ये जगह हैं कहाँ कहाँ पे। आप देखिए, ये आ गया हमारा सोमाली, उसके बाद इसी के साथ हमारा यहाँ पे आता है कीनिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसी के साथ तंजानिया। तो ये एरिया किसके अंडर होता था? वो जो ट्राइब जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, इन्होंने अपने अंडर रखा था। और अभी इसको क्या हो गया, इसकी जो जगह है किसके अंडर आ गई? ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी और अलग अलग कॉलोनीज के अंडर चले गए थे ये लोग। तो इस तरह से अपने मैप को जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। तो मसाइज जो हैं, इनसे इनका जो हक है वो छीन लिया गया। South Kenya and North Tanzania, the Maasai lost about 60% of their प्री-colonial लैंड। अब अगर हम कीनिया और तंजानिया की बात करें तो उन्होंने लगभग वहां पे मसाई लोगों का 60%, 60% जो है लैंड छीन चुका था। जितना उनसे पहले था उसमें से अब 40% ही बचा था। दे वर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन विद अनसर्टन रेनफॉल एंड पोअर पास्चर्स। उनको एक ऐसी जगह पे फेंक दिया गया जो बहुत ही अच्छी नहीं थी, जहाँ पे रेनफॉल का कोई कंडीशन का पता नहीं था कब होगी, और पास्चर्स भी अच्छे नहीं थे, यानी चारागाहें अच्छी नहीं थी, तो पशुओं का पालन पोषण मुश्किल हो गया था वहाँ पे। फ्रॉम द लेट 19th century, द ब्रिटिश colonial government in East Africa also encouraged local peasant communities to expand cultivation। तो लेट 19th सेंचुरी से ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है ईस्ट अफ्रीका में, उन्होंने क्या एनकरेज किया था? लोकल पीजेंट्स कम्युनिटीज को। वो क्या करें कि वहां पे खेती बाड़ी करें, ताकि वहां उनको खेती बाड़ी से थोड़ा और भी प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने पीजेंट्स का मदद किया। एज कल्टीवेशन एक्सपैंडेड, पास्चर लैंड्स वर टर्न्ड इनटू कल्टीवेटेड फील्ड्स। अब जैसे ही खेती बाड़ी का काम बढ़ा, तो अब जितनी भी उनकी ग्रेजिंग लैंड्स थी, यानी जो उनकी चरागाहें थी, उनको किस में बदल दिया गया? खेतों के रूप में बदल दिया गया, ताकि वहां खेती की जा सके। इन pre-colonial times, the Maasai pastoralists had dominated their agricultural neighbors both economically and politically। तो प्री colonial era में क्या होता है कि जितना भी मसाई पेस्टोरलिस्ट थे, वो क्या करते थे? उनका एग्रीकल्चर और उनका जितना नेबर लैंड था ना, सारा उनके अंडर था। वो इकोनॉमिकली भी उसे यूज कर रहे थे और पॉलिटिकली भी उन्हीं के ही अंडर था वो। बाय द एंड ऑफ colonial रूल द सिचुएशन हैड रिवर्स। जैसे जैसे colonial रूल का अंत होता है, तब तक जो स्थिति थी वो बिल्कुल उल्टी हो गई थी। लार्ज एरियाज ऑफ ग्रेजिंग लैंड वर ऑल्सो टर्न्ड इनटू गेम रिजर्व्स like the Masai Mara and Samburu National Park in Kenya and Serengeti Park in Tanzania। लार्ज जो एरिया हैं ग्रेजिंग लैंड्स के, वो क्या थे? वो किस में टर्न हो गए थे? रिजर्व बन चुके थे। अब किसके अंडर हो गए थे? वो कॉलोनियल एरिया के अंडर हो गए थे। इनको क्या बनाया गया था? मसाई मारा सांबरू नेशनल पार्क जैसे अलग अलग बना दिए गए, और सेरेंगेटी पार्क तंजानिया में बना दिया गया। वहां पे अब उनको कुछ करने नहीं देते थे, वो ना पशु चराने देते थे, ना कुछ उनकी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज को अब वहां पे अलाउड नहीं करते थे वो। दे could neither hunt animals nor graze their herds in these areas। वो कभी भी जानवरों को यहाँ पे नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? हंट नहीं कर सकते थे, यानी उनका शिकार नहीं कर सकते थे, और ग्रेज भी नहीं कर सकते थे, चरा भी नहीं सकते थे अपने पशुओं को। तो इस तरह से उनकी लाइफ पे काफी ज्यादा उन्होंने प्रभाव डाला। वेरी ऑफन दीज रिजर्व्स वर इन एरिया दैट हैड ट्रेडिशनली बीन रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर मसाई हर्ड्स। तो वो अक्सर क्या होता था, जितने भी ये रिजर्व थे इन एरियाज में, वो ट्रेडिशनली क्या होते थे? रेगुलरली ग्रेजिंग ग्राउंड हुआ करते थे मसाई हर्ड्स के लिए। जो मसाई लोग थे उनके अपने चरागाहें हुआ करती थी। द सेरेंगेटी नेशनल पार्क फॉर इंस्टेंस वाज क्रिएटेड ओवर 14,760 किलोमीटर। इतना बड़ा एरिया जो है उसको एक नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो अब क्या है, वहां पे कुछ तो किया नहीं जा सकता मसाई ग्रेजिंग लैंड। अब ये मसाई लोग थे जो उनका एक चरागाह हुआ करता था इतना एरिया, तो इसको अब नेशनल पार्क बना दिया गया। अब वो लोग कहाँ जाए, है ना।
अब सोर्स आ गया हमारे पास नेक्स्ट, इसको देखते हैं हम। पेस्टोरल कम्युनिटीज एल्सवेयर इन अफ्रीका फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स। कहीं भी अगर अफ्रीका की बात करें हम तो वहाँ पे सेम ही उन सब के साथ सेम ही सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ा, जितने भी पेस्टोरल्स थे वहाँ पे। और इन साउथ वेस्ट अफ्रीका द Kaukoland herders traditionally moved between Kaukoland and nearby Ovamboland, and they sold skin, meat and other trade products in neighboring markets. अब ये हमारे पास बात आ रही है साउथ वेस्ट अफ्रीका की। अब अफ्रीका का हमने मैप देखा तो ये एरिया आता है हमारे पास कहाँ पे, ये है आपका साउथ, ये है आपका वेस्ट वाला पोर्शन, इस एरिया में, ठीक है। यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करते थे ये लोग अक्सर यहाँ पे अपने जो जानवर पालते थे ना उनकी स्किन बेचते थे, ठीक है। जैसे लेदर बनता है ना जिस स्किन से, वो फिर मीट बेचते थे और व्यापार करते थे और नेबरिंग मार्केट्स में सामान अपना बेचा करते थे अक्सर ले जा करके। ये सारा ऑल दिस वाज स्टॉप्ड विद द न्यू सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज दैट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट बिटवीन रीजन्स। ये सब चीजें क्या हो गई, बंद कर दी गई। जैसे उनके ऊपर बंदिशें लगा दी गई, वो मूव नहीं कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे क्योंकि अलग अलग तरह के रेगुलेशन कानून बन चुके थे। द नोमैडिक कैटल हर्डर्स ऑफ काउकोलैंड इन नामीबिया कंप्लेन। अब नामीबिया के काउकोलैंड के जितने भी वो घुमक्कड़ लोग थे, यानी जो घूम घूम के अपने पशुओं को चराया करते थे, उन्होंने शिकायत की। वी हैव डिफिकल्टी, हमें परेशानी है, हम मुश्किल में हैं। वी क्राई, हम रो रहे हैं। वी आर इन प्रिजन, हमें कैद कर दिया गया है। वी डू नॉट नो वाई वी आर लॉक्ड अप, हम नहीं जानते कि हमें क्यों ताला लगा दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया है। वी आर इन जेल, हम जेल में हैं। वी हैव नो प्लेस टू लिव, हमें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वी कांट गेट मीट फ्रॉम द साउथ, अब हमें कोई साउथ से मीट नहीं मिलता। आर स्लीपिंग स्किन्स कैन नॉट बी सेंट आउट, हमारी जो स्किन्स हैं वो कहीं भी बाहर नहीं भेजी जा सकती। ओवाम्बोलैंड इज क्लोज्ड फॉर अस, ओवाम्बोलैंड जो है वो हमारे लिए बंद कर दी गई है, हम वहां जा ही नहीं सकते। वी लिव इन ओवाम्बोलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत समय तक कहाँ रहे, ओवाम्बोलैंड में। वी वॉन्ट टू टेक आवर कैटल देयर ऑल्सो, आवर शीप एंड गोट्स, हम वहाँ अपने पशुओं को लेके जाना चाहते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को लेके जाना चाहते हैं। द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। द बॉर्डर्स प्रेस अस हेवीली, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव कौन कर रहा है, बॉर्डर एरिया की वजह से पड़ रहा है हमारे ऊपर। वी कैन नॉट लिव, हम जी नहीं सकते। स्टेटमेंट ऑफ काउकोलैंड हर्डर्स नामीबिया 1949, नामीबिया के काउकोलैंड के जो पशुपालक थे उनकी स्टेटमेंट है ये, उनका कहना है 1949 की बात है तब की उन्होंने ये अपनी कंप्लेंट जारी की थी, ठीक है। कोटेड इन मिशेल बोलिंग द colonial encapsulation of the north western Namibia pastoral economy, ठीक है, इस तरह से ये कोट किया हुआ है। अब देखो सोर्स एफ, यहाँ पे क्या लिखा है, इन मोस्ट प्लेसेस इन colonial Africa the police were given instructions to keep a watch on the movement of pastoralists। अब ज्यादातर जितने भी अफ्रीका में कॉलोनियल एरिया थे उन वहां पे पुलिस वालों को रखा गया था, कि उनको कहा गया था, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि उनको पेस्टोरल लोग जो हैं, पशुपालक लोग हैं, उनके मूवमेंट पे बहुत ध्यान रखना है। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग वाइट एरियाज, और उन्हें रोकना है कि वो जो सफेद गोरे लोगों का रहने की जगह है वहां ना घुस पाए। द फॉलोइंग इज वन सच इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ मजिस्ट्रेट टू द पुलिस इन साउथ वेस्ट अफ्रीका। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो एक मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, जज होते हैं, ठीक है। तो आदेश दिया जाता है किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस वालों को, कि भाई क्या करना है, गोरे लोगों की जगह पे आने नहीं देना है किसको, जो भी वो पशुपालक थे। तो passes to enter the territory should not be given to these natives unless exceptional circumstances necessitate their entering। तो जो पासेस थे एंट्री के टेरिटरी में, अगर उनको एरिया में घुसना भी है तो उसके लिए पासेस तभी दो जब उनको बहुत ज्यादा कोई एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही जरूरी चीज है, तब पास दो ताकि वो एंटर कर सके, अदरवाइज तो नहीं देना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द अबव प्रोक्लेमेशन इज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ नेटिव्स। तो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर दिए हुए जितने भी प्रोक्लेमेशन जो उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं, वो क्या था कि वो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे थे, जितने भी नेटिव लोग थे वो टेरिटरी में उन्हें एंटर करने नहीं देना चाहते थे। यही इंस्ट्रक्शन थे मेन उनको जो दिए गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, एंड ऑर्डिनरी विजिटिंग पासेस शुड देयरफॉर नेवर बी इशू टू देम। तो जो ऑर्डिनरी विजिटिंग पासेस होते हैं ना, जो आप आ जा सकते हो, आपके पास ऐसे पासेस होते हैं तो कंटिन्यूसली कहीं आ जा सकते हैं, तो वो लोग उनको नहीं देने थे, वो उनको देने से मना कर दिया गया। काउको लैंड सॉरी Kauko world permits to enter magistrate to police station commanders of Oju and Kamanjab
24 नवंबर 1937 ये वो लिखा गया है पासिस का, जो पासिस पे लिखा जाता था। The loss of the finest grazing land and water resources created pressure on the small area of the land that the Maasai were confined within. Continuous grazing within a small area inevitably meant a deterioration of the quality of pastures. Fodder was always in short supply. Feeding the cattle became a persistent problem. अब फाइनेस्ट जो ग्रेजिंग लैंड थे, एरिया जो सबसे अच्छे जहाँ पे चरागाहें होती थी, और जितने भी पानी के रिसोर्सेज थे वो खत्म हो गए, तो उससे प्रेशर हो गया छोटे छोटे एरियाज पे, जितनी जमीन उनको मिली थी जहाँ पे उनको पशु चराने थे, वहीं पे वो रह गए, कन्फाइन रह गए उसी एरिया में। कौन? मसाई लोग। तो कंटिन्यूअस ग्रेजिंग होती रही। अब लगातार वो क्या कर रहे थे, सेम ही एरिया, उसी छोटे एरिया पे क्या करते थे, पशुओं को चराते थे। एक छोटे से एरिया में ऐसा करने से क्या हो गया, तो जो पास्चर का क्वालिटी था वो खराब हो गया। ये चरागाह खराब होती गई धीरे धीरे। अब लगातार उस पर चराने की वजह से वो खराब हो गई। फॉडर जो था हमेशा कम रहता था। अब जगह इतनी हजारों किलोमीटर की जगह जो उनसे छीन के ले ली गई और छोटे छोटे पीसेस में उनको रख दिया गया, तो उस वजह से अब उनके जो जानवर थे उन्हें खाने के लिए भी पूरी चीजें नहीं मिलती थी। अब कैटल्स को खिलाना पिलाना क्या हो गया, एक प्रॉब्लम का विषय बन गया ना। अब दिक्कत हो गई उनके लिए कि कहाँ से खिलाएं, क्या खिलाएं, पूरी तो पड़ नहीं रही थी छोटे से एरिया से। बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, जो बॉर्डर्स थे उन्हें बंद कर दिया गया था। इन द 19th सेंचुरी अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट कुड मूव ओवर वास्ट एरिया इन सर्च ऑफ पास्चर्स। 19वीं शताब्दी में अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट जो थे वो मूव कर सकते थे एक बहुत बड़े एरिया में अपने चरागाहों में। व्हेन द पास्चर्स वर एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस दे मूव्ड टू अ डिफरेंट एरिया टू ग्रेज देयर कैटल। ऐसा होता था कि पहले मानो ये एक लैंड है और ये एक लैंड है, यहाँ पे घास है और यहाँ पे उन्होंने चराया, जब यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ बचा हुआ तो यहाँ आ गए वो, ठीक है, तो यहाँ पे चराया तब तक यहाँ पे बन जाता था घास। तो इस तरह से उनका जो है मूवमेंट की वजह से क्या रहता था, घास की उनके पशुओं को कमी नहीं पड़ती थी, जगह जगह पे वो जाते रहते थे, तो उनकी चरागाहें भी कभी भी खराब नहीं होती थी। From the late 19th century, the colonial government began imposing various restriction on their mobility. तो 19वीं शताब्दी के लेट समय का जो टाइम था, वहां तब क्या हुआ कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कर दिया, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट जो है रुक गया। मोबिलिटी यानी उनकी मूवमेंट जो है, उनका चलना, वो नहीं जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। Like the Maasai, other pastoral groups were also forced to live within the confines of the special reserves. Maasai जो ग्रुप था ट्राइब्स का, उसकी तरह बहुत सारे और भी ग्रुप्स थे जिनको अपनी अपनी जगह पे रुकना ही पड़ा। अब उनके लिए कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई सिचुएशन बन नहीं रही थी, ठीक है। तो अब क्या है, द बाउंड्रीज ऑफ दीज रिजर्व्स बिकेम द लिमिट्स विद इन विच दे कुड नाउ मूव। जो रिजर्व्स होते थे उनकी बाउंड्रीज बना दी गई, उसी के अंडर उनको रहना होता था, आगे पीछे वो नहीं मूव कर सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विदाउट स्पेशल परमिट्स। वो बाहर नहीं जा सकते थे अपने जानवरों को लेकर के जब तक ना उनके पास स्पेशल परमिट बने हों, क्योंकि उनके मूवमेंट्स को रोक दिया गया था, नहीं तो पनिशमेंट मिलती थी उनको। एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट परमिट विदाउट ट्रबल एंड हरासमेंट। तो जब अगर उनको परमिट चाहिए भी लोगों को, तो वो उनको बहुत मुश्किल से मिलता था, बहुत दिक्कतों से मिलता था, उनकी हरासमेंट बहुत होती थी, उनको बहुत जलील किया जाता था अगर उन्हें परमिट चाहिए होता था। तो Those found guilty of disobeying the rules were severely punished. अब मानो किसी ने कोई कानून नहीं माना, तो इस वजह से उन्हें बहुत खराब खराब पनिशमेंट्स दी जाती थी, बहुत बुरे तरीके से उन्हें पनिश किया जाता था। पेस्टोरलिस्ट्स वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट्स इन वाइट एरियाज। जो पशुपालक थे ना, वो उन्हें अलाउ नहीं था कि वो मार्केट एरिया में जाके घूम सकें, वाइट एरियाज में जा सकें, ऐसा उनको परमिशन नहीं थी। ये हमने पहले भी पढ़ा। इन मेनी रीजन्स दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड। बहुत सारे एरिया में उन्हें व्यापार करने का परमिशन भी नहीं था, वहां नहीं जा सकते थे वो। वाइट सेटलर्स एंड यूरोपियन कॉलोनिस्ट सॉ पेस्टोरलिस्ट एज डेंजरस एंड सेवेज। जो गोरे लोग होते थे ना, जो वहां पे रहते थे, और साथ में जितने भी यूरोपियन लोग थे, कॉलोनीज जिन्होंने बनाई थी, वो इन पशुपालक लोगों को बहुत खतरनाक मानते थे और कहते थे ये सीवेज हैं, यानी जंगली जानवर की तरह होते हैं। पीपल विद whom ऑल कॉन्टैक्ट हैड टू बी मिनिमाइज्ड। तो ये ऐसे लोग माने जाते थे जिनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम कॉन्टैक्ट रखा जाए। कटिंग ऑफ ऑल लिंक्स वाज हाउएवर नेवर रियली पॉसिबल। हालांकि आप पूरी तरह से इनके साथ लिंक काटना भी मुमकिन नहीं था, बिकॉज वाइट कॉलोनिस्ट्स हैड टू डिपेंड ऑन ब्लैक लेबर टू बोर माइंस एंड बिल्ड रोड्स एंड टाउन्स।
क्योंकि जो गोरे लोग थे उन्हें इन लोगों के ऊपर, काले लोगों के ऊपर क्या चाहिए, काले लोगों की क्या चाहिए होती थी, लेबर चाहिए होती थी। काले लोग यहाँ पे लिखा है इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा अफ्रीका का क्लाइमेट बहुत गर्म है, वहाँ पे लोगों की स्किन का कलर काला रहता है, तो ये लोग इनको लेबर के लिए इस्तेमाल करते थे। साथ में जब कहीं खाने खोदनी है या वहां से कुछ सामान निकालना है तो वो इनको यूज करते थे। रोड बनाने में इनका यूज होता था। टाउन में और भी बहुत काम होते थे जहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता था। The new territorial boundaries and restrictions imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists. अब जो नई बाउंड्रीज बन गई, पहले वो खुले घूमते थे अपने पूरे एरिया में, तो अभी उनके ऊपर जो बाउंड्रीज का बंधन लगा दिया गया, फिर उनके ऊपर सडनली जो है पेस्टोरलिस्ट लोगों की जो है लाइफ थी वो चेंज हो गई। दिस adversely affected both their pastoral and trading activities. ये जो था, इससे क्या हो गया, जो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी तो इनका व्यापार भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, और साथ में जो उनकी पेस्टोरल एक्टिविटी थी, पशुपालन की गतिविधियां करते थे जो वो सब भी बहुत इफेक्ट हुई थी, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा था। अर्लियर पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल हर्ड्स बट ट्रेडेड इन वेरियस प्रोडक्ट्स। शुरुआत में जो पेस्टोरलिस्ट थे वो सिर्फ ना क्या करते थे कि जानवरों को ही देखते थे, बल्कि व्यापार भी करते थे, अलग अलग चीजों को बेचते भी थे। जब शुरू शुरू में हमने पढ़ा तो वहां बताया था। द restrictions under colonial rules did not entirely stop these trading activities but they were now subject to various restrictions. ये सारी एक्टिविटीज रोकी नहीं जा सकती थी कलोनियल लोगों के द्वारा, लेकिन उनके ऊपर बंदिशें बहुत ज्यादा लगा दी गई थी। When pastures dry, जब जो है पास्चर सूख जाते थे, चरागाहें सूख जाती थी, तब ड्रॉट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पेस्टोरलिस्ट एवरीवेयर। कभी भी जब सूखा पड़ता है उससे जो पशुपालक हैं हर जगह पे लोगों को हर साल कुछ ना कुछ उसकी वजह से सहना पड़ता था। When rains fail, pastures are dry. जब भी बारिश नहीं होती थी तो जो चरागाहें होती थी वो सूख जाती थी। Cattle are likely to starve unless they can be moved to area where forage is available. अब लोग केटल्स में अगर वहां पे घास ही नहीं है खाने के लिए तो वो भूखा मरने की दिशा में चले जाते थे, जब तक ना क्या होता कि उस एरिया में चले जाएं जहाँ पे उनको कुछ पशुओं को खाने के लिए कुछ मिल जाए, चारा मिल जाए। दैट इज वाई ट्रेडिशनली पेस्टोरलिस्ट्स आर नोमैडिक। इसीलिए जो पारंपरिक रूप से पेस्टोरलिस्ट होते थे, चरवाहे होते थे, वो क्या होते थे, घूमते रहते थे, एक जगह पे नहीं बैठते थे, क्योंकि सूखा पड़ने से कभी कोई भी दिशा की वजह से जो है घास खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह चले जाते थे अपने पशुओं को लेकर। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस नोमैडिज्म अलाउज देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। तो अगर ये मूवमेंट होता था, इस वजह से उनका जो सर्वाइवल था, जो उनकी जीवन की संघर्ष थी, वो थोड़ा कम रह जाता था, कम हो जाता था। उन्हें उनके पशु बच जाते थे, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता था अगर एक जगह को छोड़ के चले गए कहीं दूसरी जगह पे। बट फ्रॉम द colonial पीरियड द मसाइज वर बाउंड डाउन टू अ फिक्स्ड एरिया। लेकिन जैसे ही colonial पीरियड शुरू हो जाता है, समय शुरू हो जाता है, तो मसाई जो ट्राइब था उन्हें अपनी ही जगह पे उनको पाबंद कर दिया गया। कन्फाइंड विद इन अ रिजर्व, एक रिजर्व के अंडर ही उन्हें रखा जाने लगा। एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ पास्चर। और उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी कि वो किसी भी पास्चर या किसी भी ग्रेजिंग लैंड, चरागाह की खोज में नहीं घूमेंगे, कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो दे वर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड फोर्स टू लिव विद इन अ सेमी एरिड ट्रैक प्रोन टू फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स। अब वो अच्छे ग्रेजिंग एरियाज में नहीं जा सकते थे, अच्छी चरागाहों के और नहीं जा सकते थे, उनके ऊपर ये उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो ऐसे सेमी एरिड यानी आधे सूखे जो एरिया हैं वहां पे, जहाँ पे अक्सर क्या होता था, सूखा पड़ता था, वहां पे पाबंद होके रह रहे थे। सिंस दे कुड नॉट शिफ्ट देयर कैटल टू प्लेस वेयर पास्चर्स वर अवेलेबल। अब वो क्या नहीं कर सकते थे, अपने कैटल्स को नहीं शिफ्ट कर सकते थे ऐसी जगहों पे जहाँ पे क्या थे, खेत अवेलेबल, सॉरी पास्चर्स, चरागाहें अवेलेबल थी। लार्ज नंबर्स ऑफ मसाई कैटल डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीज इन दीज ईयर्स ऑफ ड्रॉट। तो ऐसे में क्या हो गया, पशुओं को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उनकी डेथ होने लगी, बहुत सारी बीमारियां हुई, सूखे भूखमरी की वजह से, तो बहुत सारे जानवर मरते गए। तो एन इंक्वायरी इन 1930 showed that Maasais in Kenya possessed 720,000 cattle and 820,000 sheep and 171,000 donkeys in just 2 years of severe drought. In 1933 and 1934, over half of the cattle in Masai Reserve died. इतना ये नंबर दिया हुआ है कि इतने नंबर में उन्होंने पशु रखे होते थे, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर यानी 33-34 के अंदर वो कितने हो चुके थे, इन सब का आधा हो चुके थे इस वजह भूखमरी की वजह से।
As the area of grazing lands shrank, the adverse effects of the droughts increased in intensely. अब एरिया जो ग्रेजिंग का था वो श्रैंक हो गया, वो कम हो गया, और जो बुरे प्रभाव थे अकाल के जो थे वो और भी ज़्यादा बढ़ते गए। ठीक है, ये ट्राइबल लोग हैं। अफ्रीका में आज भी बहुत सारे डेंजरस ट्राइबल एक्चुअली रहते हैं, जो लोग काफ़ी वायलेंट हुआ करते हैं। ऐसे भी ट्राइब्स अभी भी हैं। द फ्रीक्वेंट बैड एयर्स लेड टू अ स्टीडी डिक्लाइन ऑफ द एनिमल स्टॉक ऑफ द पेस्टोरलिस्ट। अब देखो ऐसा हो गया कि बार बार बुरे साल होने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे में उनके जो स्टॉक थे, उनका जो जानवर थे, वो धीरे धीरे क्या होते गए, कम होते गए। नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, लेकिन जितने सारे थे सबको एक जैसा ही प्रभाव नहीं पड़ा था। इन मसाई लैंड एज एल्सवेयर इन अफ्रीका, नॉट ऑल पेस्टोरलिस्ट वर इक्वली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द colonial पीरियड। जैसे दुनिया के हर कोने में होता है, वैसा ही मसाई लैंड में भी ऐसा नहीं था कि सभी पे एक ही जैसा प्रभाव पड़ा था, बल्कि अलग अलग प्रभाव से लोग ग्रसित हुए थे। इन प्री कलोनियल टाइम्स मसाई सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू सोशल कैटेगरीज। कलोनियल लोगों के आने से पहले मसाई समाज जो था दो सामाजिक विभागों में बंटा हुआ था, जिसमें एल्डर्स एंड वॉरियर्स हुआ करते थे। एल्डर कौन होते हैं, बड़े, और वॉरियर्स कौन होते हैं, योद्धा लोग। इनमें डिवाइड होते थे। द एल्डर्स फॉर्म्ड द रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल्स टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट्स। जो बड़े लोग होते थे वो अक्सर क्या करते थे, वो शांति वाले काम करते थे, यानी कि वो क्या करते थे, रूलिंग का काम करते थे, राज का काम करते थे, और साथ में समय समय पे वो काउंसिल में मिला करते थे, जिससे वो काम क्या काज कैसे कम्युनिटी का चलेगा वो डिसाइड करते थे। अगर कोई कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई आपस में कोई वाद विवाद हो गया, उसको कैसे सुलझाना है, ये काम कौन करता था, एल्डर लोग करा करते थे। द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंगर पीपल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब। जो वॉरियर होते थे, योद्धा होते थे, उसमें नौजवान अक्सर हुआ करते थे, और वो क्या करते थे, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए। जो ट्राइब्स थे उनकी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे वो। दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड कैटल रेड्स। वो लोग कम्युनिटी को क्या करते थे, डिफेंड करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे, और साथ में क्या करते थे, जो कैटल रेड्स होते थे, हमले होते थे, उनको ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, हमला करना या कैसे करना है, किस पे करना है, कब करना है। रेडिंग वाज इंपॉर्टेंट इन अ सोसाइटी वेयर कैटल वाज वेल्थ। तो हमले करना ऐसे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ पे जानवरों को धन माना जाता था। ठीक है, अब है, इट इज थ्रू रेट्स दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पेस्टोरल ग्रुप वाज एजर्टेड। ये कैसे होता था, ये रेट से ही होता था कि जो पावर होती थी अलग अलग पेस्टोरल ग्रुप की, उसका अनुमान लगाया जाता था कि कौन कितना पावरफुल है। देखो, जब राजा होते थे ना, अपनी पावर कैसे शो करते थे, हमला करना, हराना, किसी को दूसरे को हराना, जीतना और टेरिटरी अपने अंडर करना। इसी तरह से ये लोग भी एक दूसरे पे हमला करके अपनी पावर को शो करने का एक तरीका अपना के रखते थे। Young men came to be recognized as members of the warrior class when they proved their manliness by raiding। जो यंग लोग होते थे ना, नौजवान लोग होते थे, उन्हें कैसे वॉरियर क्लास का मेंबर माना जाता था, उनकी पहचान कैसे बनती थी वॉरियर क्लास के रूप में, जब वो क्या करते थे, अक्सर अपना अपना जो है मैन पावर दिखाते थे, हमला करके दूसरों पे। द कैटल ऑफ अदर पेस्टोरल ग्रुप एंड पार्टिसिपेटिंग इन वॉर। ठीक है, दूसरे लोगों के ऊपर हमला करना और युद्ध में अपना जो है भाग लेना, इस वजह से उनको क्या बोला जाता था, वॉरियर ग्रुप की कैटेगरी में रखा जाता था। Now, they, however, were subject to the authority of the elders। हालांकि उनके वो किसके अंडर काम करते थे, जो एल्डर लोग होते थे ना, उनकी ही अथॉरिटी होती थी, उन्हीं के रूल के अंडर वो काम करते थे। अब ये देखो, ये वॉरियर क्लास है हमारे पास, ये देखो योद्धा लोग, नौजवान लोग जितने भी है। तो टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ मसाई, द ब्रिटिश introduced a series of measures that had important implications। एडमिनिस्ट्रेशन और अफेयर मसाइज जो थे, ब्रिटिश लोगों ने नए नए उनको कानून बना के दिए, उसके लिए नए नए तौर तरीके अपनाए, पकड़े। दे अपॉइंटेड चीफ्स ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसाई। उन्होंने चीफ अपॉइंट किए थे, अलग अलग जो मसाई ग्रुप थे उनके लिए हेड अपॉइंट किए। हु वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। उनको जिम्मेदारी दी गई कि जितना भी ट्राइब का काम है उसको वो खुद ही देखेंगे। द ब्रिटिश इम्पोज वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडिंग एंड वॉरफेयर। जो ब्रिटिश लोग थे ना, उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी पाबंदियां जो है लगाई, किसके ऊपर, रेडिंग और वॉरफेयर करने वाले लोगों के ऊपर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ बोथ एल्डर्स एंड वॉरियर्स वाज एडवर्सली अफेक्टेड। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, जो एल्डर्स थे, जो फैसले लेते थे, उनकी जगह तो ब्रिटिशर्स ने ले ली, दूसरी तरफ से वॉरियर्स को कंट्रोल करने शुरू हो गए, तो इन दोनों की जो अथॉरिटी है ये खत्म हो गई। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली कंट्रोल करने शुरू हो गए थे। द चीफ अपॉइंटमेंट बाय द colonial government often accumulated wealth over time। They had a regular income with which they could buy animal, good and land। अब जो चीफ अपॉइंट किए जाते थे ना गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, वो धन इकट्ठा करते थे अक्सर,
और वो रेगुलर इनकम होती थी उनकी, किस तरह से वो क्या करते थे, जानवर खरीदते थे, चीज़ें खरीदते थे, लैंड खरीदते थे, ठीक है। दे लेंट मनी टू पुअर नेबर्स हु नीडेड कैश टू पे टैक्सेस, वो क्या करते थे, उधार भी दिया करते थे गरीब लोगों को जो उन्हें टैक्स पे करने के लिए काम आता था, ऐसे लोगों को वो उधार दिया करते थे। मेनी ऑफ देम बिगैन लिविंग इन टाउन, बहुत सारे लोगों ने कस्बों में रहना शुरू कर दिया। अब जीवन का तरीका ही बदल गया था, तो फिर अब गांव में रहने या जंगलों में रहने का कोई फायदा नहीं था। एंड बिकेम इन्वॉल्व इन ट्रेड, और वो किस में शामिल होना हो गए थे, अब व्यापार की गतिविधियों में शामिल हो गए। Their wives and children stayed back in the villages to look after the animals. उनकी बीवियां जो होती थी और उनके जो बच्चे होते थे वो कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, और बच्चों का और जानवरों का ध्यान वो औरतें रखा करती थी। These chiefs managed to survive the devastations of war and drought. फिर इस तरह से जो चीफ होते थे ये मैनेज करते थे किसको, ड्रॉट्स को, और जो वॉर्स होती थी उनको मैनेज करने का कार्य करते थे। They had both pastoral and non-pastoral income and could buy animal when their stock was depleted. तो अब उनकी क्या इनकम होती थी, पेस्टोरल भी होती थी और नॉन पेस्टोरल इनकम भी होती थी, यानी कि वो बाहर जाके भी काम करते थे और जो पशु रखते थे उससे भी उनकी इनकम होती थी। और वो क्या करते थे, उससे वो जानवर खरीद भी सकते थे जब भी उनके पास जानवर कम हो जाते थे। फाइन, अब देखते हैं हम, बट in the life history of the poor pastoralists who depended only on their livestock was different. लेकिन जो हिस्ट्री, जो अब बड़े बड़े चीफ लोग थे सर, उनकी हमने पढ़ ली ऊपर कि वो अपना जीवन कभी तो टाउन में जाके काम करके भी अपने को खर्चा पूरा करने के लिए कोशिश कर लिया करते थे और साथ में पशुओं को भी पाल के काम करते थे। लेकिन जो गरीब थे, जो थे ही पेस्टोरल, सिर्फ उनके पास था ही पशुपालन का काम और कुछ था ही नहीं, उनकी लाइफ जो है बहुत अलग तरीके से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। मोस्ट ऑफन दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम्स, उनके पास अक्सर क्या नहीं होता था, रिसोर्सेज ही नहीं होते थे जब उनका बुरा समय होता है उसको उसमें अपने आप को बनाए रखने के लिए। इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग, जब भी युद्ध होता था या अकाल पड़ता था तो उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। जो गरीब लोग थे, दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन द टाउन्स, उनको कहाँ जाना पड़ता था, कस्बों में जाना पड़ता था काम ढूंढने के लिए। सम ईग्ड आउट अ लिविंग एज चारकोल बर्नर्स, अदर्स डिड जॉब और जॉब्स, कुछ लोग क्या करते थे, चारकोल बर्नर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बहुत ही अलग अलग अजीब अजीब तरीके का काम करना शुरू कर दिया था। द लकी कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन रोड्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो किस्मत वाले होते थे वो उनको अच्छा काम मिल जाता था, बिल्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन का काम जो अक्सर रेगुलरली मिला कर जाया करता था। द सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी ऑकर्ड एट टू लेवल्स, जो मसाई समाज था ना, दो तरीके से वहाँ पे सामाजिक बदलाव आए। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट वन देखते हैं हम, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड द वॉरियर्स, तो जो पारंपरिक डिफरेंस होता था ना उम्र का एल्डर्स के बीच में और वॉरियर्स के बीच में वॉज डिस्टर्ब, अब उसका जो है वो डिस्टर्ब हो चुका था। दो इट डिड नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली, हालांकि ये पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ, बट सेकेंड अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर पेस्टोरलिस्ट्स डेवलप, अब अमीर और गरीब जो पशुपालक थे उनमें एक नए तरीके का डिफरेंस सामने देखने को मिला। अब हम देखते हैं हमारा कंक्लूजन। इतना पढ़ने के बाद क्या कंक्लूड करते हैं हम, सो वी सी दैट पेस्टोरल कम्युनिटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर अफेक्टेड इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज बाय चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हमने क्या देखा कि संसार के अलग अलग कोनों पे जितने भी पशुपालक थे उनके जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभाव देखने को मिला है हमें, है ना। न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स इफेक्ट द पैटर्न ऑफ देयर मूवमेंट, नए कानून, नए जो बॉर्डर्स बने उनने उनके जीवन के जो तरीके थे उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डाला। With increasing restrictions on their mobility, pastoralists find it difficult to move in search of pastures. जैसे उनके ऊपर पाबंदियां बढ़ती गई, उससे पशुपालक लोगों का जो है मूवमेंट मुश्किल हो गया और अब वो पास्चर्स के लिए सर्च करने के लिए जा नहीं सकते थे क्योंकि उनके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई थी। एज पास्चर लैंड्स डिसअपियर, ग्रेजिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम। जैसे ही पास्चर लैंड खत्म हो जाता है तो ग्रेजिंग जो है वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब क्या करते हैं कि जहाँ आपको जगह है जहाँ पे आप पशु पाल सकते हो, चरा सकते हो, वो जगह ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो बनेगी ना। वाइल पास्चर्स दैट रिमेन डिटेरियोरेटेड थ्रू कंटिन्यूअस ओवर ग्रेजिंग, अब जो बचे हुए चरागाहें थी वो बर्बाद हो गए, धीरे धीरे नष्ट होते गए क्योंकि लगातार उनके ऊपर क्या हो रहा था, पशुओं को चराया जा रहा था। टाइम्स ऑफ ड्रॉट बिकम टाइम ऑफ क्राइसिस, अब जब भी कभी सूखा पड़ता है तो वो एक ऐसा समय होता था जब काफी ज्यादा हाहाकार मच जाती थी, जब काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था किसी भी पशुपालक को। व्हेन कैटल डाई इन लार्ज नंबर्स, ऐसे समय में क्या होता था कि सूखे की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से पशु मर जाया करते थे बहुत बड़ी लेवल पे। येट पेस्टोरलिस्ट डू अडॉप्ट टू न्यू टाइम्स,
हालांकि जो पेस्टोरलिस्ट जो थे उन लोगों ने नई तरीकों को भी अपना लिया था, अब नए तरीकों में भी अपने आप को ढालना शुरू कर दिया था। दे चेंज द पाथ ऑफ देयर एनुअल मूवमेंट, उन्होंने रास्ते बदल दिए अपना मूवमेंट का, जो सालाना वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। रिड्यूस देयर कैटल नंबर, अब कैटल्स भी कम कर दिए उन्होंने, अपने जानवर की संख्या कम कर दी। प्रेस फॉर देयर राइट्स टू एंटर न्यू एरियाज, और अपने जो हक थे उन्हें नए एरियाज में जाने के लिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जद्दोजहद किया। एक्सर्ट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर रिलीफ, और वो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश करते थे ताकि उन्हें थोड़ा सा आराम मिले। सब्सिडी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड डिमांड राइट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज, और वो उनको क्या मिले कि उन्हें सब्सिडी मिले, है ना, सब्सिडी जैसे कम सस्ते रेटों पे प्याज मिल सकता है, जब कोई चीज़ मिल सकती है जिसके बारे में वो बोल रहे हैं, या फिर उन्हें फॉरेस्ट को कैसे मैनेजमेंट करना है, जो रिजर्व हैं, वाटर रिसोर्सेज जो हैं उन्हें उनको कैसे मिलने चाहिए, वो उसके लिए भी उन्होंने डिमांड करी थी। पेस्टोरलिस्ट्स आर नॉट रेलिक्स ऑफ पास्ट, ऐसा नहीं है कि पेस्टोरलिस्ट पुराने समय के कोई वो इतिहास की कथाएं हैं। दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे लोग हैं कि उनको इस समाज में कोई भी स्थान नहीं मिलता। इन्वायरमेंटलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट हैव इंक्रीजिंगली कम टू रिकॉग्नाइज दैट पेस्टोरल nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या इकोनॉमिस्ट्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था का देख रेख करने वाले लोगों में से होते हैं, और इन्वायरमेंट जो पर्यावरण का ध्यान रखने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों ने लगातार ये कहा है कि जो ये पेस्टोरल यानी कि जो पशुपालक कम्युनिटीज़ हैं, ये ऐसे एरियाज में बहुत अच्छे होते हैं जहाँ पे और कुछ कर नहीं सकते आप, और कोई काम नहीं कर सकते, सूखे हैं, हिली एरियाज हैं, या कुछ और खेती बाड़ी का काम उतने अच्छे से नहीं हो सकता, ये परफेक्ट है उस एनवायरनमेंट के लिए। तो इसीलिए ये कोई पुराने समय की बात नहीं है, ये लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने मॉडर्न सोसाइटी में हम सभ्य लोगों को मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। मिलेंगे हम अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर्स लेकर के, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।